Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 21st of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 21 फरवरी 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोग को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गल्फ ऑफ अकाबा को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2010 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि देखो जो यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट है, इसकी प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए बोलता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन बी बोलता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑप्शन सी बोलता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑप्शन डी बोलता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोग को इसका आंसर तब भी नहीं मिलता है तो परेशान बिल्कुल मत होना, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये हमारा पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 1 पर आप देख पाओगे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है छोटा सा। हालांकि यहाँ पर वही बात की गई है रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट्स के बारे में, लेकिन एक छोटा सा अपडेट है। अपडेट क्या है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और साथ ही साथ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, दोनों ने मिलकर यहाँ पर अग्रीमेंट किया है, एक तरीके से एग्री कर चुके हैं किस चीज़ को लेकर कि जो ईस्ट यूक्रेन वाला एरिया है वहाँ पर सीज फायर किया जाएगा। मतलब जो भी गोलियां चल रही हैं या फिर बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट्स हैं, उन डिस्प्यूट्स को ख़त्म किया जाएगा, उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी। तो इसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन किस किस के बीच में हुआ, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और साथ ही साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के बीच में। क्लियर हुआ। तो इन्होंने यहाँ पर यही बातें मेंशन करी हैं। हुआ क्या, इन दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ, लगभग 105 मिनट की फ़ोन कन्वर्सेशन, मतलब फ़ोन पर बातचीत हुई और इसी फ़ोन पर बातचीत पर यहाँ पर दोनों ने मिलकर अग्री कर लिया कि हाँ बिल्कुल एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की हम लोग को ज़रूरत है। और साथ ही साथ यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन और मैक्रोन ने यहाँ पर बोला है कि हम लोग काम करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो अभी ट्राइलेटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप है, मतलब कि यूके, रशिया और ओएसई, ये तीनों मिलकर यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये तीनों मिलकर सीज फायर करने वाले हैं। मतलब कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर जो विवाद है उस विवाद को रोका जाएगा। इसको लेकर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इधर आपको रशिया नज़र आएगा, इधर यूक्रेन नज़र आएगा। इसी वाले बॉर्डर की बातचीत हो रही है, क्योंकि यही वाला जो बॉर्डर वाला एरिया है, यहीं पर रशिया ने अपने बहुत सारे सोल्जर्स को डिप्लॉय कर दिया, यहीं पर बहुत सारे सोल्जर्स को फैला रखा है। और बोला जाता है कि अभी रशिया आने वाले टाइम पर यूक्रेन को कब्जा लेगा, इसको इन्वेड कर लेगा। ठीक है, तो इसको लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, जिसको लेकर एक छोटा सा अपडेट ये देखने को मिला कि व्लादिमीर पुतिन और मैक्रोन के बीच में क्या क्या डिस्कशन हुआ। तो मतलब एक छोटा सा ही अपडेट है, ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल में है नहीं। एक छोटी सी बात और है, इस आर्टिकल के अंदर ये भी आपको देखने को मिलेगा कि जो रशिया के और फ्रांस के दोनों के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आने वाले टाइम पर इनकी मीटिंग होगी, आने वाले टाइम पर एक बातचीत भी होगी, जिसमें और भी कैसे कैसे सोल्यूशन को लेकर आया जा सकता है उसको लेकर ये बातचीत करने वाले हैं। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो अभी हमने जो डिस्कस किया था रशिया यूक्रेन के बारे में, तो सिंपली उस आर्टिकल को आप लोग रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन से। और यहाँ पर बात की गई है इंडिया बांग्लादेश को लेकर, अगेन यहाँ पर जीएस पेपर 2 से ही ये भी रिलेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुद्दा कुछ और है। मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हुआ क्या, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने एक क्वेश्चन उठाया। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है AK अब्दुल मोमेन। अब इन्होंने बोला कि जो क्वाड कंट्रीज़ है, क्वाड मतलब 4 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इन्होंने बोला कि जो क्वाड कंट्रीज़ है, क्या ये कंट्रीज़ चाइना से बेस्ट ऑफर हम लोग को दे सकती हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के अंदर। मतलब जैसे चाइना आज के टाइम पर बहुत सारे देशों को पैसा देता है, आपको पता होगा, पैसा देकर उनको फंसा भी देता है डेट ट्रैप के अंदर।
है ना, फिर उनके ऊपर काफ़ी तक लोन चढ़ा देता है, ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर बांग्लादेश क्वेश्चन ये उठाता है कि तो चाइना तो एक अच्छा फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है, बहुत सारे कंट्रीज़ को काफ़ी अच्छे अमाउंट में पैसा यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली। तो क्या क्वाड कंट्रीज़ ऐसा ऑफर दे सकती हैं जैसा चाइना दे रहा है? तो ये क्वेश्चन उठाया गया किसके थ्रू? बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू। तो इसके रिस्पॉन्स में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने क्या बोला? देखो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से जवाब दिया है। इन्होंने बोला देखो हम लोगों ने देखा है कि जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ना वो उधारी में डूब चुकी हैं, मतलब बड़े बड़े उधार कर चुकी हैं। हुआ क्या है, चाइना ने बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, बहुत सारा पैसा एक तरीके से दे रखा है, एज अ लोन दे रखा है, एज अ डेट दे रखा है, तो वो डेट के नीचे कंट्री दब चुकी हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पर एस जयशंकर साहब ने लिया है श्रीलंका का। जैसे श्रीलंका की हालत है ना आज के टाइम पर, वैसे और भी जो कंट्रीज़ हैं जो कि चाइना से लोन ले रही हैं उनकी हालत भी होने वाली है, ऐसा यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का कहना है। इनका कहना है कि हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं जहाँ पर चाइना ने पैसा लगाए, जहाँ पर एयरपोर्ट बनाए, ऐसे एयरपोर्ट बनाए कि वहाँ पर एयरक्राफ्ट नहीं आता, और ऐसे पोर्ट बनाए कि जहाँ पर जहाज़ नहीं आता। तो इनका यहाँ पर यह कहना है, इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने जवाब दिया। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि आप एग्जाम्पल लो श्रीलंका का। श्रीलंका के अंदर क्या हो रहा है, जो हम्बनतोता पोर्ट है वो आज के टाइम पर चाइना ले चुका है। कितने साल के लिए? 99 साल के लिए, 99 साल के लिए यहाँ पर रेंट पर ले चुका है चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना ने बहुत सारा पैसा लगा रहा था श्रीलंका के अंदर। अब श्रीलंका वो सारा पैसा चुका नहीं पाया तो क्या करेगा? अपनी ज़मीन उठा के रेंट पर देगा। तो ऐसा काम यहाँ पर श्रीलंका के थ्रू किया गया। तो बेसिकली इनके थ्रू ये जवाब दिया गया कि चाइना जो कर रहा है वो सबको पता है कि कैसे यहाँ पर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के अंदर यहाँ पर ये फंसा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे एस जयशंकर साहब बोलते हैं कि होता क्या है, एक बार पैसा दे देगा चाइना, आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर लगा देगा, और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि काम के होंगे नहीं। जैसा यहाँ पर उन्होंने बताया कि ऐसा एयरपोर्ट बनाया जाएगा जहाँ पे प्लेन आएगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा लगाता है, और फिर उसके बाद क्या होगा, वही जो पैसा है वो आपकी इक्विटी बन जाती है। आपके कंट्री के अंदर जो भी चीज़ें बनाई हैं चाइना ने, उसके अंदर स्टेक लेना चालू करता है, मतलब उसके अंदर अपना हिस्सेदारी लेना चालू करता है। और ऐसा एक कंट्री के साथ नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर बोले गए। देखो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का कहना यह है कि आज के टाइम पर बांग्लादेश को बहुत सारे फंडिंग की ज़रूरत है। अलग अलग लोन आ रहा है बांग्लादेश के पास, लगभग वर्ल्ड बैंक से, IMF और ADB से आ रहा है, तो इनको लोन्स की ज़रूरत है। तो इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कौन बेटर दे सकता है, क्या यहाँ पर क्वाड कंट्रीज़ चाइना से अच्छा लोन दे सकती हैं, चाइना से अच्छा फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती हैं। तो इन्होंने इस प्रकार का एक क्वेश्चन उठाया, और इसके रिस्पॉन्स में फिर लास्ट में ना हमारे एस जयशंकर साहब ने एक क्वेश्चन उठाया। देखो जो चाइना है, चाइना की हरकत जो है 2020 के अंदर काफ़ी ख़राब रही, ठीक है। चाइना का जो एक्शन था 2020 के अंदर कि वो हमारे टेरिटरी के अंदर घुसकर आया, जिसकी वजह से आज तक जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। तो आई होप आप लोग का आर्टिकल काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। एक पॉइंट ऑफ व्यू था यहाँ पर, सारी बातें जो भी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर लिखी पड़ी हैं मैंने आपको एक्जैक्टली बता दी। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पर आता है नेक्स्ट आर्टिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात की गई है लेप्रोजी को लेकर, ठीक है। GS पेपर 2 हेल्थ से इसको रिलेट कर सकते हो। और देखो एक चीज़ और बता दूं कि आज का जो वीडियो है ना वो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और बहुत सारे एडिटोरियल्स हैं, लगभग आज 6 एडिटोरियल हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से वीडियो लेंदी हो सकता है, बस खाली तैयार रहना, इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल में बताया गया, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसने बताया जो ये लेप्रोजी है ये पेंडेमिक के टाइम पर कम होता हुआ नजर आया है। लेप्रोजी एक बीमारी है, अगर मैं आप लोग को एग्जैक्टली बताऊं तो कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से यहाँ पर क्या हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ी, आपको पता होगा लॉकडाउन्स वगैरह लगे, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ है कि जो लेप्रोजी के केसेस हैं वो यहाँ पर कम होने चालू हुए हैं। लगभग 62.5% की गिरावट यहाँ पर लेप्रोजी के केसेस के अंदर देखने को मिली है, ये यहाँ पर बताया गया। इसको हम लोग कंपेयर करें 2020 और 2021 में, तो 2020 में थोड़े से केसेस ज़्यादा थे, लेकिन 2021 में केसेस और कम हो चुके हैं, ठीक है। लगातार केसेस कम होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। और हम 2019 में देखें, मतलब कोरोना वायरस के आने से पहले वाला साल 2019 में, तो उस समय लेप्रोजी के केसेस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। लगभग 22,000 नए केस निकल कर आए थे 2019 के अंदर। 2020 में यही बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, 8,270 के आसपास हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे एग्जैक्टली बताया गया, लगातार लेप्रोजी के केसेस कम हो रहे हैं। पहली चीज़ तो हमें सीखना होगा आखिरकार लेप्रोजी क्या है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर अगेन ये बताया गया इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इतने % की गिरावट हुई है, यहाँ पर इतने % हुआ है। तो अगेन ये चीज़ें हमारे लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, ठीक है। फिलहाल लेप्रोजी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक इसको जानोगे नहीं तब तक ये आर्टिकल कंप्लीट है नहीं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ।
हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता रहा था वो ये है कि जैसे आप लोगों ने ये देखा नीचे ये सारी इन्फॉर्मेशन ओपन हो चुकी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से ले सकते हो? क्योंकि जो भी आर्टिकल्स हम लोग पढ़ते हैं उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को काफ़ी सारे एक्स्ट्रा नोट्स रिसर्च करके आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करोगे टेलीग्राम से, तो आपको ये येलो वाला सिंबल दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना, ये अपना आप ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ आपके पीडीएफ में ये ओपन नहीं होता है तो कोई परेशान मत होना। देखो, आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है दीपक यादव एजुकेशन नोट्स के नाम से, ठीक है। टेलीग्राम चैनल दो हैं, एक दीपक यादव एजुकेशन और दूसरा दीपक यादव एजुकेशन नोट्स। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों को ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, करंट अफेयर का पीडीएफ, बहुत सारे नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो लेप्रोसी को हम लोग रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 से, मैंने आप लोगों को बता दिया। लेप्रोसी क्या है? लेप्रोसी को हम लोग हैंसेंस डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, इसको हैंसेन डिजीज़ बोला जाता है। लेप्रोसी यहाँ पर अपने आप में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से लेप्रोसी होता है? तो यहाँ पर इसके पीछे का कारण है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। ये भी यहाँ पर एक एसिड फास्ट रॉड शेप्ड बैसिलस है, आप कह सकते हो रॉड शेप वाला यहाँ पर बैक्टीरिया ये देखने को मिलेगा, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो पहली चीज़ जो कि ध्यान रखनी है, लेप्रोसी कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से। जो लेप्रेजी है, ये लेप्रोजी है, ये अपने आप में बहुत पुरानी बीमारी है, एक ओल्डेस्ट डिजीज़ है जो कि हमारे इतिहास में भी पहले काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है। लगभग आप कह सकते हो 600 बीसी पुरानी ये डिजीज़ देखने को मिलेगी। और बोला जाता है कि लगभग जो हमारे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन रह चुके हैं, चाइना का एक पुराना सिविलाइजेशन, इजिप्ट का, इंडिया का, मतलब हज़ारों साल पहले भी यहाँ पर इस बीमारी को रिकग्नाइज़ किया गया है। और कुछ जेनेटिक्स रिसर्च करने के बाद इस बीमारी के बताया यह गया कि जो लेप्रोजी के इन्फेक्शन बहुत पहले, हज़ारों साल पहले हुआ करते हैं, उस प्रकार के इन्फेक्शन आज के टाइम पर भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो अपने आप में लेप्रोजी कोई नई बीमारी नहीं है, बहुत पुरानी बीमारी, आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि इन्फेक्शन होता है, हमें पता चल गया कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये भी पता चल गया, लेकिन इन्फेक्शन होता कहाँ कहाँ पर है? स्किन के ऊपर, ठीक है, जो हमारी खाल होती है उसके ऊपर होता है। नर्व्स जो है हमारी वो डैमेज होने लगती हैं। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है अपर साइड वाला, वो डैमेज होता है। नोज़ होती है, नोज़ के ऊपर काफ़ी हद तक इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्फेक्शन होता है, चलो ये भी पता चल गया। क्या ये बीमारी ट्रांसमिट होती है, फैलती है? बिल्कुल फैलती है। देखो यहाँ पर क्या है कि अगर एक व्यक्ति को ये लेप्रोसी है, ठीक है, और क्या है, अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर वो सांस ले रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर, इस ये सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, तो इससे काफ़ी सारे एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स यहाँ पर इस पर एनवायरनमेंट के अंदर आ गए। तो अगर एक दूसरा व्यक्ति जो कि ठीक है, वो इस व्यक्ति के इस वाले एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, ये वाले जो एयर ड्रॉपलेट्स जो इस वाले बीमार वाले व्यक्ति ने छोड़े थे एनवायरनमेंट के अंदर, और यही एयर ड्रॉपलेट्स ये सही वाला व्यक्ति इनहेल कर लेता है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, जिसको कुछ भी नहीं था, वो भी यहाँ पर अफेक्ट हो सकता है इस लेप्रोसी की वजह से। सिम्टम्स की बारे में बात करें, लक्षण क्या क्या हैं, तो देखो आपको पता चलना चाहिए लक्षण कैसे पता चलते हैं। खाल के ऊपर ना लाल कलर के पैचेस पड़ने लगते हैं, ठीक है, रेड कलर के पैचेस पड़ते हैं, स्किन के अंदर रैशेस होने लगती हैं, ठीक है, और जो आर्म्स वगैरह उनका काम करना बंद हो जाता है, ठीक है, और इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी सारे छाले भी पड़ने लगते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो मसल्स वगैरह है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है, लगातार वेट कम होने लगता है बॉडी का, तो ये लेप्रोजी की कंडीशन होती है। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है इसके अंदर, ये जो लेप्रोजी है इसके अंदर जो लक्षण है वो 3 से 5 साल में दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल 3 से 5 साल के अंदर यहाँ पर ये लक्षण पूरी तरह से अपीयर होते हैं अगर कोई व्यक्ति लेप्रोसी का शिकार हुआ है तो। और यही चीज़ ना डॉक्टर्स को भी काफ़ी परेशान कर दी। डॉक्टर्स यहाँ पर इसी वजह से इसको अच्छे से एक तरीके से पता नहीं लगा पाते इसके बारे में, और डॉक्टर्स के लिए काफ़ी तक डिफिकल्टी हो जाती है कि हाँ ये व्यक्ति लेप्रोसी से इन्फेक्टेड है। 3 से 5 साल बाद फिर वो व्यक्ति काफ़ी परेशानी भी झेलता है, ठीक है। अगर लेप्रोसी को टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो इससे डिसएबिलिटी भी हो जाती है, मतलब कि आप, मैंने बताया ना, हाथ के ऊपर इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, टांग के ऊपर इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इन्फेक्शन कुछ इस ज़्यादा मात्रा में हो जाता है कि उसको कटवाना पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, डिसफिगरमेंट होता है, या फिर जो नर्व्स हैं ना वो परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं, बॉडी के अंदर जो सेंसेशन होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं लेप्रोसी की वजह से। नाउ क्वेश्चन यह है कि अगर इतनी ही खतरनाक बीमारी है तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसी यहाँ पर ड्रग्स हैं, एक ऐसी दवाइयाँ, उनका कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग मल्टी ड्रग थेरेपी बोलते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ ना, सरकारी कुछ डेटा है हमारा लेप्रोसी को लेकर, ठीक है, ये बताया गया, एक ऑफिशियल डेटा है जो कि बताता है 1,35,485 नए लेप्रोसी के केसेस को डिटेक्ट किया गया था 2016-17 के आसपास, और सबसे ज़्यादा लेप्रोसी के केसेस उस समय निकल कर आ रहे थे, ठीक है। उस समय ऐसी कंडीशन थी कि लगभग आप कह सकते हो कि
हर एक लेप्रोसी का केस निकल कर आ रहा था हर एक 4 मिनट के अंदर। तो इस प्रकार से ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो ये बताया गया। तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज पैदा हुई हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर भारत ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। भारत बहुत लंबे समय से बहुत सारे स्टेप्स उठा रहा है लेप्रोसी को एलिमिनेट करने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, यहाँ पर आप पहली बात ध्यान रखना इसके बारे में कि लेप्रोसी को हम लोग कैसे कम करने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था 1955 में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर हम लोगों ने मल्टी ड्रग थेरेपी को स्टार्ट किया था और 1970 में पहली बार यहाँ पर एक सही से हम लोगों ने व्यक्ति को ठीक कर दिया था मल्टी ड्रग थेरेपी से, जहाँ पर अलग अलग दवाइयों का यूज़ करके लेप्रोसी को ठीक किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो भारत का नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोजेक्ट है, इसको वर्ल्ड बैंक भी सपोर्ट करता है 1993 से लेकर 1994 तक। फिर उसके बाद साल 2001 के अंदर सरकार यहाँ पर, सरकार का जो एलिमिनेशन है वो यहाँ पर सरकार सोचती है कि हम लोग उसको अचीव कर पाएँ। लेकिन होता क्या है, दुनिया भर में बहुत सारे कंट्रीज से लेप्रोसी ख़त्म हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत यहाँ पर उन 14 कंट्रीज़ में होता है जहाँ पर ये लेप्रोसी नहीं ख़त्म होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी की वजह से नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम भी चलाया जाता है इसको कम करने के लिए, और यहाँ पर कोशिश की जाती है हम लोग इसको लगातार कम करने के ऊपर फोकस करें। लेकिन 2019 तक काफ़ी सारे केसेस निकल कर आए, लेकिन पैंडेमिक के बाद में ये केसेस थोड़े से कम होते हुए नजर आए, ये आप लोग देख पाओगे। ठीक है, जैसा इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया। और कुछ पिक्चर्स भी मैंने यहाँ पर इसके रिगार्डिंग सेंड कर दिए टेलीग्राम पर, इसको भी आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। लेप्रोसी क्या है मैंने आपको बताया, एक इन्फेक्शस डिजीज़ है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है। लेप्रोसी को हम लोग हैंसन डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, ये मैंने आपको बताया। देखो इस प्रकार से यहाँ पर हैंड आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी यहाँ पर लेप्रोसी से इन्फेक्टेड होगा। फिर ये ऐसे डिसेबिलिटी सी क्रिएट हो जाती है जो कि आप लोगों ने पिक्चर के अंदर देखा है। ठीक है, ये लेप्रोसी हो गया। तो ये यहाँ पर लेप्रोसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ह्यूमन्स के अंदर, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर चढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वीडियो को लाइक करना है। लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। हमने टारगेट रखा है आज 6K लाइक का, बिल्कुल 5,000 का नहीं, 6,000 का लाइक का टारगेट रखा है। जब मैं यहाँ पे आप लोगों को याद दिला देता हूँ तो आप लोग लाइक कर देते हो वीडियो को, तो आज भी आपको लाइक करके यहाँ पर वीडियो को 6,000 लाइक्स तक पहुँचाना है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, और मतलब कि सारे नोट्स वगैरह आपके लिए काफ़ी तक चीज़ें हैंडी हो जाती हैं, आप आराम से काम कर पाते हो। टेलीग्राम पर सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है, यहाँ से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका चार्ज क्या है, आप चार्ज पे कर सकते हो एक लाइक का बटन दबाकर। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ लेप्रोसी वाले आर्टिकल के नीचे ही यहाँ पर आपको एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आर्टिकल साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ठीक है, बस खाली ध्यान से सुनते हुए चलना, सारी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आर्टिकल को 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था, आज यहाँ पर द हिंदू के अंदर आया है। हुआ क्या है, मैं आपको सबकी समझाता हूँ। पहले मैं आपको न्यूज़ बताऊँगा, फिर उसके बाद लेकर चलेंगे क्या होता है सिंथेटिक बायोलॉजी। तो बेसिकली बोला जा रहा है, सरकार आज के टाइम पर काम कर रही है कि हमारे पास एक पॉलिसी होनी चाहिए सिंथेटिक बायोलॉजी को लेकर। तो डिस्कशन करेंगे सिंथेटिक बायोलॉजी होता क्या है, प्लस इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्यों हम लोग को पॉलिसी की आवश्यकता है। तो इस आर्टिकल को आप लोग सिंपली रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 3 से, क्योंकि सिलेबस के अंदर अलग अलग टॉपिक मेंशन है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, साइंटिफिक इनोवेशन, डिस्कवरीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब सिलेबस के अंदर देखने को मिलेगा। तो पहले यहाँ पर खबर क्या है, न्यूज़ क्या है, इसको समझते हैं। न्यूज़ ये है क्योंकि हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया, एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया सिंथेटिक बायोलॉजी के ऊपर, और इन्होंने बताया कि जो सिंथेटिक बायोलॉजी है, अगर हम लोग इसको आगे कंडक्ट करते हैं तो इससे यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी खतरा जो है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ होता है, हमारे एनवायरनमेंट को ये काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट ने जोर दिया है कि आज के टाइम पर भारत को ज़रूरत है एक नेशनल पॉलिसी की, जो कि क्या करे, इस सिंथेटिक बायोलॉजी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके। ठीक है, इसके लिए एक पॉलिसी की आवश्यकता है, इस पॉलिसी के हिसाब से हम लोग चीज़ों को आगे रेगुलेट कर पाएंगे। तो सिंथेटिक बायोलॉजी होता क्या है, प्लस क्या प्रॉब्लम्स इसकी वजह से देखने को मिलती है, सारी बातें क्लियर करेंगे। नाउ आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, व्हाट इज सिंथेटिक बायोलॉजी। ये जो टर्म है ना सिंथेटिक बायोलॉजी, इसको पहली बार यूज़ किया गया था किसके थ्रू, बारबरा होबोइन। ठीक है, बारबरा होबोमिन नाम है, 1980 में यहाँ पर इनके थ्रू ये टर्म यूज़ किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगर मान लो कोई बैक्टीरिया है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या होता है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग का मेथड किया जाता है। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग मेथड का यूज़ किया जाता है, आप लोग को ध्यान रखना है। मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्या होती है, सारी चीज़ें आपको एक करके क्लियर करवाई जाएंगी, डोंट वरी। पहले हम लोग आते हैं, सीखते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी की डेफिनेशन को। तो देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंथेटिक बायोलॉजी रेफर्स टू द साइंस ऑफ यूजिंग जेनेटिक सीक्वेंसिंग, एडिटिंग, मॉडिफिकेशन टू क्रिएट unnatural organism or organic molecules that can function in a living system।
आप कह सकते हो सिंथेटिक बायोलॉजी। सिंथेटिक मतलब क्या, आप आर्टिफिशियल, सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल बायोलॉजी के नाम से समझ सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, ठीक है, उसकी जीन मतलब जैसे डीएनए वगैरह होता है हमारा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमारी जीन्स होती हैं। तो डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं, उसके अंदर एडिटिंग की जाती है, ठीक है, एक हिस्सा थोड़ा सा निकाल के उसके अंदर दूसरा हिस्सा ऐड कर दिया जाएगा, तो इसको हम लोग जीन एडिटिंग बोलते हैं। अभी डिटेल से समझाऊंगा। या फिर किसी चीज़ को मॉडिफाई कर दिया गया, और मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पर आप कर सकते हो क्या करते हैं हम लोग, एक अननेचुरल ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और वो जो अननेचुरल मतलब कि आप कह सकते हो अननेचुरल, जो कि नेचुरली प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, जैसे हम लोग खाने के अंदर मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है। मैं भी आपको सारे एग्जाम्पल दूंगा। चावल के अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, ठीक है, चावल को गोल्डन चावल बना दिया जाता है, ठीक है। अब गोल्डन चावल बनाने का मतलब ज़बरदस्ती हम लोगों ने चावल के अंदर यहाँ पर चेंजेस करे, उसके जीन के अंदर बदलाव किया, जिसकी वजह से यहाँ पर वो चावल यहाँ पर आप कह सकते हो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया, और इसकी वजह से क्या हुआ, ये यहाँ पर एक अननेचुरल ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक अननेचुरल ऑर्गेनिज्म, एक आर्टिफिशियल चीज़ को क्रिएट की जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी। और वो आर्टिफिशियल चीज़ कैसे क्रिएट की जाएगी, जीन के अंदर बदलाव करके, जीन एडिटिंग कर कर, ठीक है। तो जो सिंथेटिक बायोलॉजी है, इसने यहाँ पर क्या बोला, जो साइंटिस्ट हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर चीज़ों के अंदर बदलाव करते हैं, खासकर जो डीएनए है। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है डीएनए को एक पूरी तरह से नए सीक्वेंस के अंदर बदल देते हैं, मतलब कि बिल्कुल शुरुआत है जीरो से लेकर एंड तक पूरे डीएनए के अंदर बदलाव कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, हम लोग एक दूसरी आर्टिफिशियल चीज़ बना सकते हैं, एक नेचुरल चीज़ को आर्टिफिशियल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अननेचुरल ऑर्गेनिज्म को क्रिएट किया जाता है सिंथेटिक बायोलॉजी के अंदर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें, मोर ब्रॉडली बात करें, तो ये जो टर्म है ना, इसको आप लोग कह सकते हो रीडिज़ाइन लाइफ। यहाँ पर जो लाइफ है उसको वापस से रीडिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, वापस से यहाँ पर उसको अलग प्रकार दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉडिफाइड राइस। मॉडिफाइड राइस कौन सा होता है, एक राइस होता है, ठीक है, जो कि गोल्डन राइस में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। तो गोल्डन राइस का प्रोसेस क्या है, यहाँ पर ये वाला पिक्चर देखो। यहाँ पे क्या बोला गया, अगर हमें गोल्डन राइस बनाना है तो गोल्डन राइस बनाने के लिए जो बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन्स हैं, वो हमें एक स्पीशी से निकालने होंगे और उसके बाद चावल वाली स्पीशी के अंदर डाल देने होंगे, जिसकी वजह से जो ये राइस है ये गोल्डन हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पर ये राइस का डीएनए हुआ, ये राइस का जीन हुआ, ठीक है। ये डीएनए ऐसे होता है ना, आपको स्ट्रक्चर आपको पता होगा, पहले आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। ये वाइट राइस है, ये सिंपल रसा राइस है, ये एक नॉर्मल सा चावल है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसकी ये जीन हो गई। अब क्या हुआ, इस जीन के अंदर बदलाव कर देंगे, ठीक है। अब बदलाव कैसे कर देंगे, मान लो यहाँ पर इस प्लांट से हम लोगों ने डैफोडिल जीन को निकाला, इसकी जो जीन है इसको निकाला, यहाँ पे हमने इस वाली जीन को निकाला, और निकालने के बाद ये जो राइस है ना, राइस वाली जीन के अंदर हम लोगों ने इसमें से ये वाला हिस्सा निकाल के ये वाला ऐड कर दिया, राइस का इतना हिस्सा निकाल के इसमें ऐड कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं जीन एडिटिंग, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, दूसरे पर्टिकुलर चीज़ की जीन निकाल कर राइस वाले जीन के अंदर ऐड कर देना, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, इस राइस के अंदर हम लोगों ने बीटा कैरोटीन को ऐड कर दिया, ठीक है। क्या बीटा कैरोटीन को ऐड कर दिया, इसी वजह से जो ये राइस है ये गोल्डन कलर का हो गया, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जीन एडिटिंग यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि ऐसे होती है, जैसे कि डीएनए हुआ, डीएनए के अंदर मान लो हमें यहाँ पर कुछ बदलाव करना है, तो हम यहाँ से हिस्सा निकालेंगे, निकाल कर हम लोग फिर इसमें दूसरा हिस्सा ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही तो यहाँ पर किया गया है, सिंपल सी बात है। मैं आप लोग को एक बार और बता देता हूँ, बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। वाइट राइस का ये जीन हुआ, मान लो ये डीएनए हुआ, सिंपल सा हम समझते हैं, मान लो ये डीएनए हुआ वाइट राइस का। अब क्या हुआ, हमें इसको ऑरेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट की जीन निकालेंगे, ठीक है, जिसमें बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होगा। मान लो ये प्लांट है, इसके अंदर बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, इसके जीन का इतना हिस्सा टुकड़ा हमने निकाला, निकालने के बाद इतना टुकड़ा काट दिया, टुकड़ा काटने के बाद ये वाला टुकड़ा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसी प्रकार से क्या हुआ, ये अब इंजेक्ट हो गया, तो क्या होगा यहाँ पर, अब इसके अंदर बदलाव हो गया, इस राइस के अंदर बदलाव हो गया, जिसकी वजह से ये राइस गोल्डन कलर का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, मतलब एक नेचुरल चीज़ है, उसको हम लोग एक अननेचुरल ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रिएट कर देते हैं, मतलब नेचुरली नहीं बनाया, उसको हमने आर्टिफिशियल तरीके से हमने कन्वर्ट कर दिया दूसरी चीज़ में, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। मॉडिफाइड राइस के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, बीटा कैरोटीन को प्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो राइस काम का भी होता है, क्योंकि होता क्या है ना, फिर वो राइस के अंदर बीटा कैरोटीन आने की वजह से, जो कि बीटा कैरोटीन हम लोग को कैरेट से यानी गाजर से मिलता है, इससे विटामिन ए की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने एक अच्छे के लिए ये हमने चावल को मॉडिफाई कर दिया, एक प्रोसेस ये देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अप्लाइड प्रोटीन डिज़ाइन, तो ये भी सिंथेटिक बायोलॉजी के अंदर है। दूसरी चीज़ क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट डिज़ाइन, नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस। इसके अंदर क्या होता है कि एक नेचुरल प्रोडक्ट, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया,
अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि हम लोग उसके अंदर बदलाव कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ इस प्रकार से बदलाव किया है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायो रेमिडिएशन के काम में आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, एक और पिक्चर मैंने आप लोग के लिए लिखा रखा है। बायो रेमिडिएशन क्या होता है? देखो, एक बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि माइक्रोब्स हो गए। अब माइक्रोब्स क्या होता है ये भी बताना होगा, ठीक है? सिंपल सा बेसिक से समझना है चीज़ों को। माइक्रोब्स यहाँ पर आप कह सकते हो जैसे बैक्टीरिया, आर्काई, सिंगल सेल यूकेरोइड्स, ये सारे हमारे माइक्रोब्स कहलाते हैं, ठीक है? जिनके पास एक न्यूक्लियस होता है, अमीबा, पेरमियम, ये सारे हमारे माइक्रोब्स हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? माइक्रोब्स बहुत छोटे होते हैं, इनको हम लोग माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख पाते, ध्यान रखना है, इसकी वजह से इनको माइक्रोब्स बोला जाता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए। तो क्या होता है यहाँ पर, माइक्रोब्स को लेकर हम बायो रेमिडिएशन करते हैं। बायो रेमिडिएशन क्या है? ये बेसिकली एक ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है जो कि यहाँ पर डील करती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे माइक्रोब्स हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं ताकि इसको मिट्टी के अंदर डाला जाए और मिट्टी में से जो पोल्यूशन है वो ख़त्म कर जाएगा। मतलब वो बैक्टीरिया उस पोल्यूशन को खा लेगा, या कोई मिट्टी के अंदर जहर है, टॉक्सिकनेस है, वो सब यहाँ पर बैक्टीरिया खा लेगा। इसकी वजह से हम लोग मिट्टी को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। तो यहाँ पर ये भी आपको सिंथेटिक बायोलॉजी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है कि हम लोग कुछ बैक्टीरिया होता है उसके अंदर कुछ इस प्रकार से बदलाव कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर काम कर देते हैं कि वो बैक्टीरिया ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करने लगते हैं कि वो हमारे सॉइल को बचा सकते हैं। सॉइल को या पानी को, पानी के अंदर कोई टॉक्सिन्स है, पानी के अंदर कोई जहर है तो वहाँ पर वो बैक्टीरिया उसको खा लेगा। हवा के अंदर यहाँ पर पॉल्यूशन है तो उसको वो खा लेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों के अंदर बदलाव करते हैं। ये सिंथेटिक बायोलॉजी के अंदर है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा सिंथेटिक जीनोमिक्स। यहाँ पर क्या होता है, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करते हैं एक सिंपल जीनोम को फॉर अ नेचुरल बैक्टीरियम। इसका मतलब क्या है, जैसे यीस्ट के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है? यीस्ट एक बैक्टीरिया जिसकी वजह से यहाँ पर दही वगैरह बन जाता है, आपको पता होगा। यीस्ट के काफ़ी सारे फायदे भी होते हैं। तो हम लोग यीस्ट के अंदर कुछ इस प्रकार से बदलाव करते हैं कि उससे रोज़ ऑयल बना लिया जाता है, ठीक है? और या साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो एक इको फ्रेंडली सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूट है हमारे लिए। जैसे कि आपको पता होगा जो रोज़ के परफ्यूम्स होते हैं, है ना, रियल रोज़ के जो परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, मतलब असली रोज़ के फूल लिए, रोज़ के फूल तोड़े और उसके बाद यहाँ पे उससे परफ्यूम बनाया गया। तो अब क्या है, रोज़ के फूल टूट रहे हैं, लेकिन क्या हो सकता है जब हम लोग यीस्ट का यूज़ कर सकते हैं तो यीस्ट के अंदर कुछ इस प्रकार से बदलाव कर सकते हैं कि यीस्ट हमारे लिए रोज़ ऑयल बनाकर दे सकता है, हमें रोज़ तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इको फ्रेंडली सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है। तो जो रियल रोज़ का इस्तेमाल होता है जिससे सेंट वगैरह बनते हैं वो काफ़ी हद तक लग्जरी बहुत महंगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे यीस्ट हो गया, यीस्ट क्या होता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यार मैंने पिक्चर लगाया है तो मुझे बाद में याद आया, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक पिक्चर लगा रखा है यीस्ट का, आप लोग देख पाओगे, ठीक है? तो सिंगल सेल्ड ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलता है, तो इसके भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो यीस्ट है बहुत पहले लगभग 100 मिलियन ईयर्स ऑफ एगो यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। एक फंगल स्पीशी है, ठीक है, एक फंगस है, ठीक है? तो क्या होता है यहाँ पे इसको अंदर भी बदलाव करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रोज़ ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली बात की जा रही है हम लोग जीन एडिटिंग यानी सिंथेटिक बायोलॉजी, एक आर्टिफिशियल टेक्निक, चीज़ों को हम लोग अननेचुरल ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, उनके अंदर बदलाव करके, इसी को हम लोग सिंथेटिक बायोलॉजी बोलते हैं। तो मैंने आपको सिंथेटिक बायोलॉजी समझा दिया, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे दिए। नाउ बात करते हैं इस सिंथेटिक बायोलॉजी का नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, ठीक है? नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है जिसको लेकर यहाँ पर ये पॉलिसी लाने के बारे में चर्चा की गई है। सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट हेल्थ के ऊपर। मान लो क्या हुआ, हम लोग कोई जेनेटिकली इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बदलाव कर रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर चीज़ें बदली जा रही हैं, लेकिन होगा क्या, मान लो एक्सीडेंटली कोई जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाता है, तो उससे ना क्या होगा, उससे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ह्यूमंस के ऊपर एज वेल एज एनवायरमेंटल हेल्थ के ऊपर। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर मतलब अचानक से कोई मतलब मिस्टेकनली भी अगर रिलीज हो जाता है ना, तो इससे काफ़ी परेशानी होती है, खासकर एनवायरमेंट सेक्टर के अंदर। प्लस एक एथिकल कंसर्न भी है। एथिकल कंसर्न क्या है कि देखो बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं दिमाग में। एक क्वेश्चन ये भी है कि जो ह्यूमंस है, जो मानव आज के टाइम पर अपनी मोरल बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुका है, इस प्रकार से हम लोग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बदलाव कर रहे हैं कि उसको अननेचुरल बना दे रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल चीज़ें बना दे रहे हैं, तो क्या ये कितना सही रहेगा? ये यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में ये भी उठता है कि मानव आज के टाइम पर अपनी सारी बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुका है, ठीक है, इस सिंथेटिक बायोलॉजिकल टेक्निक्स के साथ। तो एक क्वेश्चन ये भी उठता है, तो ये भी काफ़ी तक प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा यहाँ पर बताया गया सरकार के थ्रू। तो इसी वजह से यहाँ पर सरकार फोकस करिए कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पूरी तरह से पॉलिसी होनी चाहिए जो कि इसको लेकर काम करे।
आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है सिंथेटिक बायोलॉजी क्या है प्लस किसके कंसर्न्स क्या हैं। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडीज़ और एग्रीमेंट्स हैं जो कि इस सिंथेटिक बायोलॉजी को रेगुलेट करती हैं, इसके ऊपर ध्यान रखती हैं। जैसे कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ, देन उसके बाद कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी हुआ, नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयर हुआ। ये सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे नाम मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया जो है इन सारे कन्वेंशन का हिस्सा है, इन सारे कन्वेंशन का पार्ट है इंडिया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से भारत के अंदर भी काफ़ी सारे रेगुलेटर सिस्टम है जो कि यहाँ पर इस प्रकार से चीज़ों को रोकते हैं। ये सारे रूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ये आप खुद भी रीड कर सकते हो। मतलब इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है बताने के लिए, ये सारे पॉइंट है, मैं भी यहाँ पर रीड ही करूँगा। इससे अच्छा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। फिलहाल जो भी इंपॉर्टेंट बात थी सिंथेटिक बायोलॉजी और इसका क्या क्या यहाँ पर यूज़ है, वो सब मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से सिंपल शब्दों में बता दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो ध्यान रखना, सिंथेटिक बायोलॉजी से एक डिज़ाइनर, मेडिसिन डिज़ाइनर, फूड्स वगैरह मिलते रहते हैं। मतलब क्या है, लाइफ को दोबारा रीडिज़ाइन करना, उसको हम लोग सिंथेटिक बायोलॉजी बोलते हैं। ना होते हैं अगले पेज पर, पेज नंबर 11, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, अगेन रशिया और यूक्रेन के डिस्प्यूट्स के बारे में। बहुत सिंपल सी चीज़ें हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ यहाँ पर इस आर्टिकल में है नहीं, क्योंकि काफ़ी बार ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। हुआ क्या है, तो रशिया और बेलारूस ने मिलकर जो अपने अभ्यास हैं वो बॉर्डर पर और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। अपने मिलिट्री ड्रिल्स को इंक्रीज़ कर दिया, एक्सरसाइज को इंक्रीज़ कर दिया है। तो अभी बॉर्डर पर रशिया तैनात है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और जो नेटो है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसने बोला है कि रशिया ने लगभग 30,000 जो ट्रूप्स हैं वो बेलारूस के साथ यहाँ पर मिलकर, आप कह सकते हो कि बेलारूस के साथ मिलकर यहाँ पर लगा दिए हैं। लगभग आप कह सकते हो कि बेलारूस के पास में अपने 30,000 ट्रूप्स और फैला दिए हैं। और इससे बात पता ये चलता है कि जो रशिया है वो इन ट्रूप्स का इस्तेमाल आने वाले टाइम पर कर सकता है यूक्रेन को कब्जाने में, ऐसा नेटो यहाँ पर बोलता है। तो अगेन वही सारी बातें, वही सारी रिपीटेडली चीज़ें हैं जो कि हम 3 महीने से लगातार डिस्कस कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर मतलब ज़्यादा कोई ऐसा अपडेट नहीं है, क्योंकि रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट आपको पता है, बॉर्डर पर विवाद चल रहा है। आने वाले टाइम पर ये न्यूज़ हमेशा चर्चा में रहने वाली है, आपको पता है। बट अभी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं निकल कर आया है, ठीक है। तो अपडेट नहीं है तो न्यूज़ क्या थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बात की गई है ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। तो ईरान के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन्होंने कुछ कंडीशन रख दी है न्यूक्लियर डील को लेकर। पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूँ उसका बैकग्राउंड, ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ। देखो, ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील हुई थी 2015 के अंदर, ये आप लोगों को पता होगा। और ये डील हुई थी P5+1, परमानेंट 5 कंट्रीज़, जिसके अंदर आपको पता होगा जो कि हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट कंट्रीज़ हैं, और +1 में जर्मनी। तो टोटल इधर 6 कंट्रीज़ थी, और इधर आपको बराबर में देखने को मिलेगा ईरान, ठीक है। तो इन 6 कंट्रीज़ ने ईरान के साथ ये डील की थी कि भाई जो ईरान है वो अपने कंट्री में जो यूरेनियम है उसका एनरिचमेंट नहीं करेगा, क्योंकि यूरेनियम का एनरिचमेंट करके हम लोग न्यूक्लियर पावर तक बढ़ सकते हैं। और न्यूक्लियर पावर कितनी खतरनाक होती है, जो परमाणु बम होता है वो कितने खतरनाक होते हैं आपको पता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर एक अग्रीमेंट किया गया, और यूएस ने 2015 में डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील करेंगे। ये जो ईरान है वो इस न्यूक्लियर पावर की तरफ नहीं बढ़ेगा, इस यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा, और उसके बदले में जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं उन सैंक्शंस को हटा दिया जाएगा। ये डील हो चुकी थी 2015 के अंदर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है इस डील से बाहर निकल जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जैसी शासन आता है तो यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ पर वो बोलते हैं कि अब यहाँ पर ये डील नहीं होगी। और निकलने के बाद, अमेरिका को इस डील से बाहर निकालने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस वापस से लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का टाइम भी खत्म हुआ, जो बाइडन आ गए। अब जो बाइडन कोशिश ये कर रहे हैं वापस से ईरान न्यूक्लियर डील हो जाए। तो अब जो बाइडन को आए हुए काफ़ी समय हो चुका है, तो कोशिश कर रहे हैं, पिछले 10 महीने से लगातार बातचीत चल रही है कि यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर डील वापस से हो जाए, ईरान के साथ हम ये डील कर लेंगे, ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटा देंगे। तो यहाँ पर ईरान भी कोशिश कर रहा है चलो डील हो जाएगी। अब क्या है, बोला गया देखो आने वाले टाइम पर डील हो जानी है पक्का, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं। ईरान की साइड से कुछ कंडीशन रख दी गई है कि भाई हमारी ये कुछ कंडीशन है, इसके बाद ही हम ये डील कर पाएंगे। कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक लेटर है जिसको साइन किया है लगभग ईरान के 250 पार्लियामेंटेरियंस हैं। इन्होंने बोला है कि डील ऐसी करनी है कि पहले क्या हुआ था, देखो पहले की गलती से सीखना होगा। 2015 में जो डील हुई थी वहाँ पे ईरान के साथ जो डील की गई थी, और उसके बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप आया तो उन्होंने ये डील ख़त्म कर दी। तो अब की बार एक ऐसा अग्रीमेंट करना, ये डील हो जाए तो हो जाए, और ये इसको ख़त्म ना कर पाए कोई भी, क्योंकि आज जो बाइडन है कल दूसरे प्रेसिडेंट होंगे, तो फिर अगेन ऐसा हो सकता है ईरान के साथ। तो ईरान ने कंडीशन रखी है कि यहाँ पर आपको ऐसा करना है कि यहाँ पर ये जो अग्रीमेंट है ये ऐसा का ऐसा रहेगा, इसके अंदर कोई यहाँ पर मतलब वापस से चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक परमानेंट एग्रीमेंट सेटलमेंट होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर ईरान का कहना है।
फिलहाल। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लीडर्स भी हैं जो कि यहाँ पर इसको अपोज भी कर रहे हैं कि ईरान को तो ये डील करनी नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो हर जगह होता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे। फिलहाल यहाँ पर क्या बोला गया, 10 महीने के बाद यहाँ पर जो है बातचीत चल रही है लगातार वीना के अंदर। वीना कौन से कंट्री की कैपिटल है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग उस कंट्री का नाम बताना, ठीक है। तो यहाँ पर ईरान ने डिमांड रखी है कि भाई हम लोग को गारंटी दे दो कि अब यहाँ पर हमारे ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं लगाए जाएंगे, प्लस यहाँ पर ये डील खत्म नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, आने वाले टाइम पर चीज़ें बदल जाएंगी, कोई दूसरा प्रेसिडेंट आ जाएगा, वापस से डील खत्म कर देगा ईरान के ऊपर, वापस से सैंक्शन लगा देगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स है। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है दिमाग में, ठीक है, इस आर्टिकल से हटकर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ईरान की अगर ये डील हो जाती है तो इससे भारत को भी फायदा मिलेगा। भारत को कैसे फायदा मिलेगा, क्योंकि भारत ने चाबहार पोर्ट बना रखा है ईरान के अंदर। साथ ही साथ भारत एक टाइम पर बहुत सारा कच्चा तेल लेता था ईरान से, हम लोग कच्चा तेल खरीद कर उसको रिफाइन करके एज अ पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, ईरान के ऊपर जैसे यूएस ने सैंक्शन लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और तो उसकी वजह से भारत को व्यापार, अपना जो व्यापार है, ट्रेड, उसको कट डाउन करना पड़ा। हमने तेल जो इंपोर्ट कर रहे थे उसको बंद कर दिया। तो अब जब सैंक्शन हट जाएंगे तो वापस से हम लोग यहाँ पर व्यापार कर पाएंगे, तेल वगैरह मंगा पाएंगे। इससे हमारे कंट्री के अंदर तेल वगैरह के प्राइसेस भी कम होते हुए नजर आएंगे, प्लस चाबहार पोर्ट का एक बेहतरीन यूज़ भी हम लोग करने वाले हैं। तो मैंने आपको इसका एक और पहलू बता दिया है जिसको आप लोग कनेक्ट कर पाओ। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। उसके बाद आप जैसे कि मंडे है, आपको पता है मंडे में हमारा जो बिजनेस का पेज होता है, इकॉनमी का पेज, वो नहीं आता है, ठीक है। तो मंडे में यहाँ पर इसकी छुट्टी रहती है। नाउ अब हम लोग चलते हैं, ये हमने आर्टिकल्स कवर कर लिए छोटे वाले। अब बात करते हैं एडिटोरियल्स की। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है, तैयार रहना एडिटोरियल्स कवर करने के लिए। एक बार ओवरव्यू लेते हैं एडिटोरियल्स का। नाउ ये है पेज नंबर 6, दैट इज एडिटोरियल सेक्शन। पहला एडिटोरियल यहाँ पर यह है, बात करता है किस चीज़ के बारे में, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2022 के बारे में। 21 फरवरी को यहाँ पर ये डे मनाते हैं। तो इस डे का क्या इंपॉर्टेंस है, प्लस हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि जो लैंग्वेज है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, प्लस यहाँ पर जो ये आज के टाइम पर काफ़ी सारी जो भाषा हैं वो विलुप्त हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, उसके पीछे कारण क्या है, और हमारी सरकार उन भाषाओं को बचाने के लिए क्या कर रही है। तो वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। एक इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त आर्टिकल है, डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, बजट आया 2022-23 का अब फरवरी में। साथ साथ यहाँ पे बताया गया बजट के अंदर जो पैसा है वो अलग अलग सेक्टर्स में अनाउंस किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपको बहुत सारा पैसा लगता हुआ नजर आएगा, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया और कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बताई गई, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया है। इन चीज़ों के ऊपर जो पैसा पहले दिया जा रहा था उसको भी कम कर दिया है। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर ऑथर क्या बोलते हैं। उसका एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे बात की गई है किसके बारे में, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस दुनिया का सबसे खतरनाक यहाँ पर बीमारी देखने को मिलेगा, ठीक है। टॉप 10 के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आज के टाइम पर बन चुकी है। तो यहाँ पर इंडिया को क्या करना है, इंडिया को इस एंटी बायोटिक यूज़ को रेगुलेट करने की बजाय क्या करना पड़ेगा, इंडिया को यहाँ पर एक अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेट करना पड़ेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, प्लस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है, ये सारी बातें डिटेल से हम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर समझने वाले हैं। तो ये 3 एडिटोरियल के साथ साथ हमारे पास एक नेक्स्ट एडिटोरियल ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात की गई है ऑन इक्वल फूटिंग करके। यहाँ पे बोला गया किस चीज़ को लेकर कि देखो जो हमारे राज्य हैं उसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक है हाई इनकम स्टेट और दूसरे हैं लो इनकम स्टेट। तो हाई इनकम स्टेट और लो इनकम स्टेट के बीच में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर बात करते हैं ऑथर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कि जो ये हमारी बिजली है, ठीक है, बिजली को लेकर एक सही से इक्वालिटी नहीं देखने को मिल रही है। जो हायर जिनकी ऐसे स्टेट जिनकी यहाँ पर इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लेकर इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जीएसटी के अंदर ले आएँ तो इससे एक इक्वालिटी आ जाएगी। तो हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर ऑथर क्या बोलते हैं, कैसे कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 2 एडिटोरियल और हैं। आपको पता होगा द हिंदू के ऑनलाइन एडिशन में एक और पेज आता है टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का। जैसे इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन आता है वैसे ही द हिंदू का टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर 2 आर्टिकल है। एक आर्टिकल ये है एक्सप्लेनर है, जहाँ पे बात की गई है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मिसयूज़ क्या क्या है, इसका कैसे गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में ऑथर ने लिखा है। काफ़ी लेंदी आर्टिकल है, आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल ये आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त है। अभी आपको पता है कि भारत और यूएई के बीच में एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हो चुका है। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे ये जो अग्रीमेंट है, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा। रिसेंटली एक वर्चुअल समिट भी हुआ है दोनों के बीच में, तो क्या क्या डिस्कशन हुआ है सारी बातें एक एक करके डिस्कस करेंगे, पूरे रिलेशंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने आर्टिकल्स को। तो एडिटोरियल से स्टार्ट करते हैं। पहले आर्टिकल चलो हम लोग इसको ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है एग्रीकल्चर को लेकर।
जो पहला आर्टिकल है लिखा है CSC शेखर साहब ने। अब यहाँ पर ये कौन है तो इनके बारे में आप लोग नीचे पढ़ सकते हो। ये बेसिकली एक प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, ठीक है, DU के यहाँ पर प्रोफेसर आपको ये देखने को मिलेंगे। इन्होंने क्या बताया, देखो इन्होंने बताया कि देखो आज के टाइम पर आपको काफ़ी सारे राज्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी इलेक्शन चल रहा है 5 राज्यों के अंदर, कहाँ पर, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा, यहाँ पर आपको इलेक्शन चलते हुए नजर आएंगे। अब हमारा बजट आया, बजट के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा। साथ साथ इन्होंने ये बताया कि बजट के अंदर अगर हम लोग बात करें, बजट ने काफ़ी फोकस दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, मतलब कहाँ पर पैसा खर्चना है, कैसे हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करना है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी ध्यान दिया गया है, लेकिन कुछ सेक्शन है जहां पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, जिसके ऊपर फोकस नहीं किया गया, जहां पर अलग से फंड नहीं लाया गया। क्योंकि आपको पता है बजट जो आता है, तो बजट यहाँ पर आया है जो कि बताएगा कि आने वाले साल में हम लोग इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए या इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए इतना इतना पैसा खर्चेंगे, इसलिए बजट लाया जाता है, आपको पता होगा ना। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑथर कि हमारे जो एग्रीकल्चर के अंदर अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर हो गया, ठीक है, और भी सेक्टर्स हो गए, तो उनके लिए क्या क्या अभी अनाउंसमेंट हुआ बजट के अंदर, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। तो क्या क्या हुआ, देखो एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो ऑथर ने बताया एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर रहा है जो कि कोविड-19 में भी काफ़ी हद तक ग्रोथ देख रहा था, ठीक है, मतलब लगातार ग्रो हो रहा था। तो हमने ये देखा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो 2019-20 के अंदर 4.3% था और 2020-21 के अंदर 3.6% आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या बताया गया कि अगर हम लोग बात करें, अभी जो एक प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है कि साल 2020-21 के अंदर भी यहाँ पर 3.9% की ग्रोथ रहने वाली है, जो कि बिल्कुल सही है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ग्रोथ है, लगातार ग्रो कर रहे हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर सही से फोकस नहीं किया गया, ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर जिसके ऊपर फोकस सही से नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, कहानी अलग है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ना, कहानी अलग देखने को मिलेगी। वो क्या है, क्योंकि आप एक पहलू देख रहे हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ग्रोथ हुई है, लेकिन आप इसके पीछे की कहानी जानो, कहानी क्या है, कहानी समझ में आ जाएगी ना, मतलब इसके पीछे का स्टोरी क्या है ये समझ में आएगा, तो आप डेफिनेटली जान पाओगे एग्रीकल्चर कितना ग्रो हुआ है। नाउ जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा एरिया लाइव स्टॉक और फिशरीज कवर करते हैं, मतलब कि लाइव स्टॉक जहाँ पर गाय भैंस देखने को मिलेगी, जहाँ पे डेयरी सेक्टर आप कह सकते हो, गाय भैंसों का दूध निकालकर जहाँ से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा एरिया लाइव स्टॉक कवर करता है। और दूसरा बहुत बड़ा एरिया फिशरीज, मतलब जहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, मछलियों को बेचा जाता है, तो वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आता है। तो एग्रीकल्चर में ये दो पोर्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें पिछले 5 सालों में इन दोनों एरियाज में 8% की ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसका भी तो कंट्रीब्यूशन देखेंगे, अगर एग्रीकल्चर ग्रो हो रहा है तो बेसिकली यहाँ पर इन दोनों का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उस चीज़ के अंदर आपको ध्यान रखना है। और बताइए क्या कि जो यहाँ पर लाइव स्टॉक और फिशरीज़ है, ये दोनों मिलकर एग्रीकल्चर के अंदर 33% की टोटल वैल्यू ऐड करती हैं। तो यहाँ पर यह अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही साथ बताया गया कि अगर हम लोग बात करें असेसमेंट सर्वे 2019 के अकॉर्डिंग, तो लगभग 15% से ज़्यादा आपको इनकम देखने को मिलेगी कहाँ पे, लाइव स्टॉक सब सेक्टर से निकल कर आती है, मतलब जो गाय भैंस वाला एरिया है, गाय भैंस से जो दूध वगैरह निकलता है, जो भी हमारा डेयरी सेक्टर है, ठीक है, जो गाय भैंस का पालन हो रहा है वो भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आता है, तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। और ऐसे यहाँ पर फिशरीज सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर बजट के अंदर क्या हुआ, बजट के अंदर भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। अब यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि बजट के जब हम बात करते हैं तो ये चीज़ें हैं जहाँ पर बजट के अंदर पैसे को बढ़ाया गया कि आने वाले टाइम पर, आने वाले इस साल में हम लोग इन चीज़ों के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैसे को ज़्यादा खर्चा जाएगा, ठीक है। तो एन इंक्रीज करके हेडिंग आपको दिख रही होगी। क्या बताया गया कि अगर हम लोग लाइव स्टॉक की हेल्थ और डिजीज़ कंट्रोल के बारे में बात करें, मतलब जो ये गाय भैंस हैं इनकी बीमारी हो जाती है इनको काफ़ी हद तक, तो इस बीमारी को बचाने के लिए यहाँ पर काफ़ी पैसा अनाउंस किया गया है, ठीक है। लगभग 2000 करोड़ रुपए तक यहाँ पर आप देख पाओगे, इसके अंदर 126% से इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पर आने वाले टाइम पर हम इतना पैसा खर्चने वाले हैं। साथ ही साथ जब भी हम लोग लाइव स्टॉक की बात करते हैं तो गाय भैंसों की ग्रोथ के लिए हमारे पास कुछ एक सेंट्रल लेवल पर, केंद्र सरकार के लेवल पर काफ़ी सारे स्कीम है, प्रोग्राम है। एक आता है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, तो इसके अंदर भी पैसा अनाउंस कर दिया गया है। 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला, मतलब 42% से इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो मतलब ये कुछ ऐसी स्कीम्स है जहां पर अब की बार बजट के अंदर पैसे को इंक्रीज किया गया कि हम पैसे को बढ़ाकर खर्च करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर एक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, किसके लिए, मछुआरों के लिए, फिशरीज के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है, 57% से इंक्रीमेंट देखने को मिला। साथ ही साथ बताया गया
कि जो हमारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आई गई। ठीक है, वहाँ पर भी पैसा ज़्यादा अनाउंस किया गया है, 1000% का जंप देखने को मिला है, 10 करोड़ से सीधा 1000 करोड़ रुपए तक अनाउंस करने के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे जो छोटे छोटे एंटरप्राइज जैसे कि अचार या फिर गुड़ वगैरह, जहाँ पर अचार बन रहे हैं, गुड़ बन रहे हैं, तो ऐसे सेक्टर के अंदर भी यहाँ पर 900 करोड़ तक की यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। बोला गया 125% का इंक्रीमेंट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बहुत सारा पैसा आज के टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर में, और खासकर जो भी मैंने अभी सेक्टर बताएं, लाइव स्टॉक सेक्टर, इनमें खर्चा जाने वाला है। ठीक है, ये बताया गया। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या बताते हैं, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है जिसको हम लोग RKVY बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोग्राम देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर भी यहाँ पर पैसे को बढ़ाने के लिए बोला गया कि यहाँ पर भी हम पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे, 400% से बढ़ोतरी कर दी गई है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैं आपको भी बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर पैसे को बढ़ाने के बारे में चर्चा की गई। साथ ही साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देखने को मिलेगा, जो कि सिंचाई को लेकर काम करता है। परंपरागत कृषि विकास योजना देखने को मिलेगा, जो कि सॉइल की उपजाऊपना को, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो इनके अंदर भी पैसा बढ़ा दिया गया है, इनको भी पैसे, इनके अंदर भी पैसे का अनाउंसमेंट किया गया है, या आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया कि जो हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इसको भी बढ़ा दिया गया है, 150% से इंक्रीमेंट देखने को मिला। और जो हमारा फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है इसके प्रमोशन के लिए भी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली। तो मतलब ये सारे सेक्टर है जहाँ पर पैसा खर्चा गया, यह आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर पैसा की बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली, कि यहाँ पर इनफैक्ट ज़रूरत थी, यहाँ पर पैसे को बढ़ाना चाहिए था, यहाँ पे पैसा ज़्यादा खर्च करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पैसा ज़्यादा अलोकेट नहीं किया गया। तो ये यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। तो डिक्रीज़ कहाँ पर देखने को मिलेगा, सबसे पहला आता है PM आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान देखने को मिलेगा, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में चर्चा करता है। तो MSP प्रोवाइड करवाता है फार्मर्स के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, इसके अंदर कोई भी यहाँ पर आपको एलोकेशन नहीं देखने को मिला, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, बाकी सब में इतने हजारों करोड़ रुपए देने के बारे में करिए, 100 करोड़ रुपए देने के बारे में चर्चा की गई है। इस स्कीम के अंदर सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, ये यहाँ पर बोला गया। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या बोला गया कि जब आप लोग यहाँ पर देखते हो जो बजट एलोकेशन किया गया है, देखो होता क्या है ना, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट सब्सिडीज़ वगैरह दी जाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, फर्टिलाइजर सब्सिडी, मतलब जो भी खाद वगैरह कोई खरीदता है तो उसके ऊपर सब्सिडी वगैरह दी जाती है। तो इसके लिए भी यहाँ पर पैसा जो लगाया जाता है वो बजट से दिया जाता है। ठीक है, मान लो सरकार ने आपको फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी दी, आपने खाद खरीदा, कोई किसान है वो खाद खरीदता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो खेत के अंदर ग्रोथ ले सकता है। तो जब वो खाद खरीदेगा तो उसके ऊपर उसे सब्सिडी मिलती है, सरकार यहाँ पर पैसा रिटर्न करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो बजट से ही वो पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे बताया गया जो ये फर्टिलाइजर सब्सिडी के अंदर बजट का एलोकेशन है, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है, 25% की गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, उसी प्रकार से जो फूड सब्सिडी है, खाने के ऊपर जो सब्सिडी मिलती है, उसके अंदर भी डिक्लाइन देखने को मिला है, 28% से गिरावट देखने को मिली। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनके ऊपर काम करना था। उसके बाद यहाँ पर ऑथर बोलते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है, आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना देखने को मिलेगा। इन सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ज़्यादा अच्छा इंक्रीमेंट हुआ, बहुत ना के बराबर यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। लेकिन जब बात आती है MG नरेगा की, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की, जो कि हमारे देश भर में बहुत सारे लोगों को नौकरी दे रहा है, बहुत सारे मजदूरों को नौकरी प्रोवाइड करवा रहा है, उनको यहाँ पर मजदूरी प्रोवाइड करवा रहा है। तो जब MG नरेगा के बारे में बात आती है तो यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, यहाँ पर जो पैसा है ये और कम हुआ है, 25% से गिरावट हो चुकी है। सरकार ने जो पहला पैसा लगाया था MG नरेगा स्कीम के अंदर, वो अब की बार बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, उसको डिक्लाइन कर दिया है। तो यहाँ पर ये बोला गया, ये एक सबसे गलत स्टेप थोड़ा सा देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर फाइनली यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि देखो जो भी अनाउंसमेंट है वो हो चुके हैं, अब यहाँ पर कोई चीज़ हो बदल नहीं रही है। जो यहाँ पे फोकस है वो लाइव स्टॉक, यानी जो गाय भैंस वाला एरिया है, या फिर मछली वाला सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, इसके ऊपर पैसा खर्च करने के बारे में चर्चा की गई है। जो फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी है, MG नरेगा है, इनके ऊपर पैसा यहाँ पर अभी कोई खर्च नहीं किया गया, यहाँ पर आपको लोअर देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो हमारा टेक्नोलॉजी है, देखो आपको पता होगा ड्रोन के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो ड्रोन के ऊपर भी पैसा काफ़ी सारा खर्चने वाले हैं। तो ड्रोन, देखो ऑथर ये भी बोलते हैं कि बिल्कुल जो टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसकी हमें आवश्यकता भी है, तो ड्रोन के ऊपर पैसा खर्च किया गया, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बजट देखो राइट डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर क्या है, कोशिश करनी है कि जितनी भी बातें उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जाए। हालांकि यहाँ पर MG नरेगा के अंदर भी थोड़ा सा पैसा अगर अलोकेट और कर दिया जाता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पर एक बेस्ट सेक्टर रहता है, जहाँ पर पैसा का सबसे अच्छा एलोकेशन होता है इस बजट के अंदर। तो ऑथर ने आई होप जो भी समझाया वो सब मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं लाइन टू लाइन मैंने आपको पूरी ये एडिटोरियल कवर करवा दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है ऑन एन इक्वल फुटिंग करके।
ठीक है, यहाँ पर बोला गया है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑथर क्या बोलते हैं, इंडिया जो है एक पॉपुलेशन 135 करोड़ पीपल का, लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या देखने को मिलेगी और छठी लार्जेस्ट इकॉनमी है दुनिया भर के अंदर। हमारे पास काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिलेगा, लेकिन जो ये ग्रोथ पोटेंशियल है इसको लेकर जो हमारे सारे राज्य हैं, सारे राज्यों के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, कि मतलब सारे राज्यों के अंदर इक्वल ग्रोथ नहीं है। कहीं पर ग्रोथ, कहीं पर विकास ज़्यादा है तो कहीं पर विकास बहुत कम है। ठीक है, ऑथर ये बोलते हैं। ऑथर बोलते हैं देखो आपको लो इनकम स्टेट देखने को मिलेंगे, ऐसे राज्य जहाँ पर इनकम, जिन राज्यों की इनकम जो कमाई है वो बहुत कम है। ठीक है, और ऐसे भी राज्य देखने को मिलेंगे जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर जिनकी कमाई बहुत कम है वहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट, लो पावर एडेप्टेबिलिटी और पैसे, और साथ ही साथ यहाँ पर हायर एनर्जी कॉस्ट वगैरह लगती है। क्योंकि देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, लो स्टेट्स मतलब लो इनकम स्टेट ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनके पास, जिनकी जो कमाई है वो बहुत कम है। ठीक है, अब कमाई कम होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर आप कह सकते हो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी जनरेट नहीं हो पा रही है। ठीक है, और ऐसे राज्य जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र जैसे, ठीक है, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सारे ऐसे राज्य जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख पाओगे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी बहुत हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है जहाँ पर इनकम ज़्यादा है, तो वो लोग तो यहाँ पर अपने सस्ते दामों में, अफोर्डेबल एक तरीके से दाम में अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर पा रहे हैं। वहाँ के लोगों को एक अच्छा खासा, मतलब आप कह सकते हो सस्ते दाम में बिजली मिल रही है। लेकिन ऐसे भी राज्य हैं जैसे मैंने आपको बताया जहाँ पर इनकम बहुत कम है। ठीक है, अब इनकम बहुत कम है, वो राज्य कौन कौन से हो गए, वो राज्य यहाँ पर नीचे मेंशन करे गए, बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, ओडिशा, राजस्थान, ये एरियाज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमें बिजली के लिए काफ़ी सारा पैसा देना पड़ रहा है, हायर एनर्जी कॉस्ट लगती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन दे रहे हैं ऑथर कि यहाँ पर क्या हम लोग कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ये सभी लोग के लिए एक रहे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो ये कॉस्ट है, चाहे वो एक ऐसा राज्य हो जहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा है या फिर ऐसा राज्य जहाँ पर डेवलपमेंट कम है, सबके लिए इक्वल कैसे हो सकती है, ये ऑथर ने मैंशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 6 जो हैं हाई इनकम स्टेट कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यहाँ पे बात करें तो इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादातर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ आपको इन पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर देखने को मिल जाएंगी, ये बताया गया। और ख़ास बात क्या है ना, पता है, ग्रोथ ज़्यादा है और इन एरियाज़ के अंदर पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करें कुछ ऐसे राज्य जहां पर बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, ओडिशा, राजस्थान, यहाँ पर ग्रोथ तो बहुत कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट बहुत कम देखने को मिलेगा, मतलब पॉपुलेशन तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी और विकास बहुत कम देखने को मिलेगा इन एरियाज़ के अंदर। इनफैक्ट जो हमारा आत्मनिर्भर पैकेज है, आत्मनिर्भर भारत के लिए हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारा पैकेज अनाउंस कर चुके हैं। ये जो पैसा है ये भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हाई इनकम स्टेट्स के अंदर जा रहा है, लो इनकम स्टेट्स के पास आ ही नहीं रहा है, ये भी यहाँ पर मैंशन किया गया। ठीक है, अब इन चीज़ों के अंदर जो ये यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कह सकते, यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये इनइक्वालिटी सी है, इसके अंदर बात की गई एनर्जी को लेकर। अगर हम लोग बात करें एनर्जी इंडिया आउटलुक 2021, ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस हैं ये बेसिकली अलग अलग हैं हर एक यूज़र के लिए। ठीक है, हर एक राज्यों के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर टैक्सेस अलग अलग लगाए जा रहे हैं सरकार के थ्रू, क्योंकि आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, राज्यों के अंडर में आता है, तो यहाँ पर जो एक तरीके से टैक्सेस वगैरह हैं वो काफ़ी अलग अलग लगे होंगे हर एक राज्यों के अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी एक प्रॉब्लम बन जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के दाम है वो काफ़ी कम है, ठीक है, और दूसरे स्टेट के अंदर वही इलेक्ट्रिसिटी के दाम बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि इसके लिए हम एक सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं। एक नहीं, 2 सोल्यूशन है ऑथर के पास, वो क्या क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के दाम को इक्वल किया जा सकता है। कैसे? पहली चीज़, अगर आप लोगों को पावर सेक्टर के जो प्राइस है इसके डिस्क्रिमिनेशन, इसके भेदभाव को अगर कम करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए ऑथर ने बोला है कि आपको एक पॉलिसी की तरफ चलना पड़ेगा, और जिसके ऊपर भारत काम भी कर रहा है। इस प्रॉब्लम को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं कैसे? कि जितने भी हमारे रीजनल ग्रिड्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर ग्रिड्स के अंदर आ रही है, ठीक है, सबको एक कर दिया जाए। मतलब यहाँ पर ऑथर आइडिया देते हैं वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी का। आपको पता होगा वन सन वन वर्ल्ड के वन के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, वन सन वन वर्ल्ड इनिशिएटिव, जो कि एक सूर्य से हम पूरे दुनिया भर को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको काफ़ी बार बता रखा है। उसी प्रकार से आपको ये वन नेशन वन ग्रिड देखने को मिलेगा। मतलब हमारा पूरा एक देश, उसके लिए एक ही ग्रिड होगी जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी। तो एक ही पर्टिकुलर ग्रिड से अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी सबके पास, सभी राज्यों के पास, तो क्या होगा? वहाँ पे दाम भी एक ही होगा सभी के लिए, ठीक है, एक यूनिफॉर्म दाम होगा। ये यहाँ पर बताया गया।
ठीक है। तो जो हमारे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, ये आज के टाइम पर प्रोसेस में ये लोग काम कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस के ऊपर, कि हमारा एक ही देश रहेगा, एक ग्रिड रहेगा, एक फ्रीक्वेंसी की एक पावर से जो है सभी स्टेट्स के पास पावर जाएगी, और उससे क्या होगा, दाम भी एक ही जो है चार्ज किया जाएगा सभी लोगों से, तो सभी लोगों से एक ही प्राइस लिया जाएगा। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, सभी लोग, अगर दाम ज़्यादा होगा तो सभी लोग के लिए ज़्यादा होगा, कम होगा तो सभी लोग के लिए कम होगा, ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। तो पहला सॉल्यूशन तो यह है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, दूसरा सॉल्यूशन है, सेकंड सॉल्यूशन यहाँ पर बताया गया कि इलेक्ट्रिसिटी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर लिया जाए, क्योंकि जीएसटी अगर लागू हो जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि अभी क्या है आपको पता है, मैंने आपको बताया स्टेट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर जो राज्य हैं वो अलग अलग चार्ज कर रहे हैं एक तरफ, और पहली बात यहाँ पर जीएसटी के अंदर है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी के अंदर नहीं आती है, तो मतलब कितना भी चार्ज किया जा रहा है अमाउंट, जैसे पेट्रोल भी जीएसटी के अंदर नहीं है, तो पेट्रोल के ऊपर टैक्स वगैरह बहुत लिया जा रहा है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, अगर जीएसटी के अंदर ले आएंगे तो एक यूनिफॉर्म कॉस्ट लग जाएगी, मतलब यहाँ पर सभी सेक्टर के अंदर बात करें, जो पावर सेक्टर इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत भी है, तो जो अलग अलग राज्य हैं वो सब यहाँ पर जीएसटी के अंदर जब लेकर आ जाएंगे तो एक ही रेट पर चार्ज कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है जीएसटी के अंदर 4 रेट तय करे गए हैं, ठीक है, उन चारों रेट में से एक रेट रखा जाएगा, तो सभी लोगों के लिए वो रेट रहने वाला है। तो बेसिकली जीएसटी के अंदर ले आएंगे तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि एक ही रेट एक ही प्राइस पे करना होगा स्टेट्स को, ये यहाँ पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल कर आ सकता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर ऑथर क्या मेंशन करते हैं, ऑथर मेंशन करते हैं कि जो 100% सीजीएसटी है वो भी यहाँ पर स्टेट्स में ही बटेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है स्टेट सब्जेक्ट है, तो जो भी पैसा आ रहा है वो सब यहाँ पर राज्य ही रखेंगे, राज्यों के लिए भी यहाँ पर एक इनकम जनरेशन हो जाएगा। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया जीएसटी एक तरीके से अगर लग जाती है, जीएसटी अगर इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी के अंदर आ जाता है तो इससे यहाँ पर इक्वालिटी आ जाएगी, सभी लोगों को एक ही रेट का टैक्स देना होगा। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है, सारी बातें जो भी यहाँ पर ऑथर ने बताई मैंने आपको एक्जैक्टली टू द पॉइंट बता दी हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, बात की गई है नो स्लैकिंग करके, ठीक है। नेक्स्ट एडिटोरियल नो स्लैकिंग करके यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे बात की गई है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर। इंडिया को क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करना चाहिए हमारे सिटीजन्स के लिए, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। समझते हैं हम लोग पहले एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 और 2 दोनों से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस के अंदर हमारे काफ़ी सारे टॉपिक मेंशन है, हेल्थ वगैरह के टॉपिक। अब ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो एक रिपोर्ट है, ग्राम रिपोर्ट, ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इन्होंने बताया कि आज के टाइम पर लगभग साल 2019 के अंदर 1.27 मिलियन लोगों की जान गई है, किसकी वजह से, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो ये लोगों की जान गई है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से, ये आज के टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ बन चुका है। मतलब इनफैक्ट डब्ल्यूएचओ ने बोला दुनिया में 10 अगर सबसे बड़े प्रॉब्लम है हेल्थ को लेकर, तो उसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो ज़्यादातर डेथ हैं वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से ही हो रही हैं, ऐसा बताया गया। आखिरकार यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज़ द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एनी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट अगेंस्ट द एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल सी मैंने आपकी डेफिनेशन रीड करके बताया। होता क्या है, हम लोग, आपको पता होगा, बीमार पड़े हो, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर कर गया है, तो अब लोग क्या करते हैं, उसके बदले में एंटीबायोटिक्स को लेते हैं। एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटी फंगल हो गया, एंटी वायरल, एंटी मलेरियल, कुछ भी लेते हैं, ताकि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इसको खत्म कर दें, तो एंटीबायोटिक लेते हैं। अब होता क्या है, इसी एंटीबायोटिक का गलत यूज़, इसी एंटीबायोटिक का गलत यूज़ किया जाता है। अगर इसका गलत यूज़ होगा तो ये जो बैक्टीरिया है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक पर्टिकुलर टाइम बाद क्या होगा, आप एंटीबायोटिक कितना भी खा लो, ये बैक्टीरिया शरीर से मरेगा ही नहीं, और जितना एंटीबायोटिक डालोगे इससे बैक्टीरिया और मजबूत होता रहेगा, बैक्टीरिया को और पावर मिलती रहेगी। इसी कंडीशन को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और इस कंडीशन में ज़्यादातर डेथ हो ही जाती है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, इज़ द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट जो भी बैठा है, उसने यहाँ पर उसके ऊपर, मतलब आप जितना भी एंटीबायोटिक डालो उसके अगेंस्ट में उसने रेजिस्टेंस यहाँ पर गेन कर लिया है, कि आप कितना भी एंटीबायोटिक खा लो आपके बॉडी पे कोई असर नहीं होगा, वो बैक्टीरिया नहीं मरेगा। तो ये यहाँ पर कहलाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये सिंपल सी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। तो डब्ल्यूएचओ ने इसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को वन ऑफ द टॉप 10 थ्रेट बोला है दुनिया भर के हेल्थ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के फैलने के पीछे का कारण क्या है। देखो पहला कारण क्या है कि इन एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ करना, ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, इन अप्रोप्रिएट तरीके से हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है।
और काफ़ी जगह पर यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मतलब कि कहीं पर भी इन फार्मास्यूटिकल्स को बनाया जा रहा है, कहीं पर भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बनाने के बाद क्या होता है, जहाँ पे ये बन रहा है वहाँ से इसकी जो गंदगी है वो सब रिलीज होती है, वो सब फेंक दी जाती है, जिससे वो हमारे एनवायरमेंट के अंदर घुल जाता है और एनवायरमेंट के अंदर यहाँ पर वो एक्टिव एंटी माइक्रोबियल रिलीज हो जाता है। तो इससे भी ये सारी बीमारियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ बात करते हैं इंडिया के अंदर ये क्यों बढ़ रहा है। देखो, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों की इनकम वगैरह काफ़ी बढ़ चुकी है, लोगों को काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इनकम बढ़ चुकी है, पैसा है, तो जाकर अगर कोई बीमारी पड़ी एंटीबायोटिक्स को खरीदा। अब एंटीबायोटिक्स को खरीदने की वजह से, मतलब कोई डिजीज़ हुई तो एंटीबायोटिक को खरीद के लिए आए और एंटीबायोटिक को यूज़ कर रहे हैं, लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, लगातार यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से मतलब एक बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी से पूछे एक गलत यूज़ किया जा रहा है एंटीबायोटिक्स का, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह है वो थोड़ा सा थम गया है और वो मजबूत हो चुका है। अब उस पर बैक्टीरिया का कोई असर नहीं होगा, सॉरी, उस पर एंटीबायोटिक का कोकोई असर नहीं होगा, तो वह ऐसा बैक्टीरिया बन चुका है। इसी की वजह से हम लोग इसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ। इंडिया के अंदर लगभग 56,000 जो नए बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बेबी हैं, उनकी डेथ हो जाती है हर साल इसी इसी एंटी बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और फिर उसका बताया गया हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्टेप्स उठा रहे हैं, नेशनल प्रोग्राम ऑन एंटी माइक्रोबियल कंटेनमेंट चला रहे हैं। ठीक है, नेशनल प्लान, एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस चला रहे हैं। तो हमारा अलग अलग ये प्लान चलाया जा रहा है ताकि हम लोग इस रेजिस्टेंस को खत्म कर सकें। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया कितनी डेथ हो रही है, मैंने आपको बताया 2019 में कितनी डेथ हुई, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया गंदगी वगैरह ज़्यादा है, प्लस बहुत सारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैसे फैल रहा है, जहाँ पर दवाइयाँ बन रही हैं, फार्मास्यूटिकल्स बन रहा है, वहाँ से गंदगी रिलीज हो रही है, एनवायरमेंट में मिल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्टिव एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस काफ़ी फैल रहा है। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई। देन उसके बाद लास्ट में यहाँ पे बताया गया कि करना क्या चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या है। देखो, सोल्यूशन ये है कि सरकार को जो लोगों का, सिटीजन्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आप क्वालिटी हेल्थ केयर दो। आप हेल्थ केयर कितना अच्छा दे रहे हो, क्योंकि देखो हमारे कंट्री का जो हेल्थ केयर है वो काफ़ी वीक है, वो काफ़ी कमज़ोर है। तो उस हेल्थ केयर को आपको मजबूत करना होगा, एक अफोर्डेबल हो कि सस्ते दाम में हर कोई व्यक्ति अपनी हेल्थ को ठीक करवा सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे हो कि जो एंटीबायोटिक्स है उसको बेचने के ऊपर रोक लगा दी जाए, उसके बेचने के ऊपर यहाँ पर उसके रेगुलेशन लेकर आया जाए, इसको दिया जाएगा, इसको नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसे रिस्ट्रिक्शन लेकर आए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। आप अपने हेल्थ केयर को इंप्रूव करो, सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो चुका है। नाउ आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है टैपिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग करके। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऑथर ने मेंशन किया है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2022 के बारे में। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2022 क्या है समझेंगे। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1 दोनों से रिलेट कर सकते हो। देखो, हर साल क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करता है 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ताकि जो आपकी मदर टंग है, यानी कि जो कि आप लोकल भाषा है, ठीक है, उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, क्योंकि आपकी भाषा जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी भाषा विलुप्त तो नहीं होनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी वजह से हम लोग इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को मनाते हैं। 2022 के इस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का थीम क्या है, तो थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम बात करें, दुनिया के अंदर 7,000 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी। इंडिया के अंदर खुद यहाँ पर 22 ऑफिशियली रिकग्नाइज लैंग्वेज हैं। मैं बात कर रहा हूँ कितनी, मैं ऑफिशियली रिकग्नाइज लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोकल लैंग्वेज, डायलेक्ट्स वगैरह सब कुछ देखोगे तो वो तो हज़ारों में लैंग्वेज देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ दुनिया भर के अंदर ऑफिशियली रिकग्नाइज लैंग्वेज कितनी है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे 7,000 हैं, जिसमें से इंडिया के अंदर टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल मदर टंग डे के बारे में या मदर लैंग्वेज डे के बारे में, तो इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 21 फरवरी को, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं लगभग 1999 से, 1999 से लगातार सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और पूरी दुनिया जो है सेलिब्रेट कर रही है 2000 से। ये दिन क्यों मनाया गया, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर काफ़ी स्ट्रगल चला, लंबे समय तक स्ट्रगल चला, क्योंकि बांग्लादेश के लोग अपनी खुद की मदर टंग जो बंगला है उसको प्रोटेक्ट करने के पीछे लगे पड़े थे और उसके प्रोटेक्ट करने के पीछे यहाँ पर सफल भी हो पाए। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर काफ़ी हद तक उनके थ्रू स्ट्रगल किया गया, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया गया। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है कि जो डाइवर्स कल्चर है, इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है, जो अलग अलग आपको लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी दुनिया भर के अंदर, उसको एक प्रोटेक्शन देना। इसी वजह से हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ डेटा के बारे में। देखो, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग बताया गया
कि हर 2 सप्ताह के अंदर क्या हो रहा है, एक लैंग्वेज खत्म हो जा रही है, एक लैंग्वेज डिसअपियर हो रही है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। लोग जो है नई फॉरेन लैंग्वेज सीखने चले जाते हैं, बाहर विदेश निकल जा रहे हैं, एक नई बेटर अपॉर्चुनिटीज़, मतलब अलग अलग जॉब पाने के लिए अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं, अलग अलग भाषा सीख रहे हैं, इसकी वजह से अपनी भाषा को खो दे रहे हैं। तो बहुत सारी मदर टंग जो लैंग्वेजेस है वो यहाँ पर विलुप्त हो रही हैं, डिसअपियर हो रही हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। एटलीस्ट अगर हम बात करें 43% जो है हमारे पास एस्टिमेटेड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। 43 लगभग 6000 ऐसी लैंग्वेज है जो कि दुनिया भर में बोली जाती है, जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है। मतलब 6000 ऐसी भाषाएं जो कि बहुत खतरे में हैं। अगर इनको बचाया नहीं गया ना तो ये खत्म हो जाएंगी पूरी तरह से, ठीक है, अगर इनको प्रोटेक्शन नहीं मिली तो। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 100 से भी कम लैंग्वेज है जो कि हम लोग आज के टाइम पर डिजिटल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख पाओगे डिजिटल वर्ल्ड मतलब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग 100 से भी कम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया लैंग्वेजेस क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। अब क्या है, हम लोग काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, दुनिया भर में भी काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं इन लैंग्वेजेस को प्रोटेक्शन देने के लिए, और इंडिया भी काफ़ी सारे स्टेप्स उठा रहा है। अगर हम बात करें भारत के इनिशिएटिव के बारे में, तो भारत ने रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमारे जो नई शिक्षा नीति है उसको हमने लॉन्च किया था 2020 में। और यहाँ पे हमने फोकस किया है कि जो मदर टंग है कि वो उसका यूज़ ज़्यादा हो, कि जो बच्चा है क्लास 5वीं तक, ठीक है, अगर हम लोग बात करें क्लास 8वीं तक, ग्रेड 8 तक जो है वो आराम से जो भी भाषा बोल रहा है अपनी जो मदर टंग है उसी के अंदर पढ़ाई करेगा। इससे क्या होगा, जो मदर टंग है, जो रीजनल लैंग्वेज है वो चलती रहेगी हमेशा और वो प्रमोट होती रहेगी। तो उनकी जो रीजनल टंग है, जो मदर टंग है वो खत्म नहीं होगी, जो लोकल लैंग्वेज है वो कहीं नहीं जाएगी, ठीक है, वो हमेशा यहीं पर रहेगी। ये बेसिकली देखने को मिलेगा। दूसरा स्टेप भारत सरकार ने उठाया है कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर बात करते हैं कि हम लोग कि देखो क्या होता है ना, बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी लेवल बुक्स होती हैं ये कुछ ही लैंग्वेज के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि ये जो यूनिवर्सिटी लेवल बुक्स है ना, ये अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, लोकल लैंग्वेजेस के अंदर भी अपनी बुक्स को पब्लिश करें, उसके बदले में यहाँ पर इनको ग्रांट दिया जाएगा, कुछ पैसा दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ हमारे पास नेशनल ट्रांसलेशन मिशन देखने को मिलेगा। इसको इंप्लीमेंट किया गया है। यहाँ पे बोला गया जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है वो यहाँ पर मैसूर ने इसको इंप्लीमेंट किया है कि भाई जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, उनको भी ट्रांसलेट किया जाए हर एक भाषा के अंदर, ठीक है, जो कि हमारे 8वें शेड्यूल के अंदर मैंशनड है। तो इसी प्रकार से जो हमारा यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसने भी यहाँ पर हमारी रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया है इन हायर एजुकेशन कोर्सेज। ये आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत सारी जो है हमारी लैंग्वेजेस खतरे में हैं। तो जो खतरे में लैंग्वेजेस हैं उन्हीं लैंग्वेज के रिगार्डिंग नए नए कोर्सेज लॉन्च करो, ठीक है। नए अगर आप लोग एजुकेशन कोर्सेज लॉन्च करोगे उसी लैंग्वेज में, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर उस लैंग्वेज, उस भाषा को बचा पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे संविधान में लैंग्वेजेस के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है आपको ये भी पता होना चाहिए। जो हमारा आर्टिकल 29 है हमारे संविधान का, वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में, आपको ध्यान रखना है। ये सभी सिटीजन्स को राइट देता है कि वो अपनी लैंग्वेज को बचा सकें, उनको प्रोटेक्शन दे सकें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 29 बात करता है कि हमारी अपनी लैंग्वेजेस को एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 8वां शेड्यूल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर एक आप कह सकते हो जो 8वां शेड्यूल है, तो ये बेसिकली 22 लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। ये 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि आज के टाइम पर ऑफिशियली रिकग्नाइज लैंग्वेजेस हैं, इनके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। प्लस जो राइट टू एजुकेशन है 2009 वाला, ये भी यहाँ पर बोलता है कि बेसिकली क्या है कि देखो राइट टू एजुकेशन की जो बच्चों को एजुकेशन है, बच्चे को एजुकेशन लेने का पूरा हक है, और खासकर वो अपनी चाइल्ड की मदर टंग में, मतलब कि जो बच्चा है वो अपनी मदर टंग में जो भी यहाँ पर लोकल लैंग्वेज है उसमें एजुकेशन ले सकता है। तो ये सब कुछ संविधान में हमारा लिखा गया है। इस वजह से जो मदर टंग है उसको प्रमोट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आई होप आप लोग यहाँ पर इन सारे आर्टिकल्स को अच्छे से कवर कर पाए होंगे। नाउ चलते हैं हम लोग अपने 2 टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट वाले आर्टिकल की तरफ। तो पहला आर्टिकल ये लेते हैं, इंडिया और यूएई के बीच में एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। आप लोगों को पता होगा, मैंने अभी डिटेल से बताया था कल भी और आज के मॉर्निंग के डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में भी। तो इंडिया यूएई के बीच में वर्चुअल समिट हुआ। मैं आपको कुछ हटकर बता रहा हूँ इस आर्टिकल से, मतलब ये तो बताऊंगा कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में, साथ ही साथ रिसेंटली दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत हुई है, ठीक है। डिस्कशन के अंदर क्या क्या इन्होंने सेट किया मैं आपको बताता हूँ। देखो दोनों कंट्रीज ने मिलकर फोकस किया कि हम लोग कुछ नई बाउंड्रीज, कुछ नए माइलस्टोन तक पहुँचे, दोनों अपने रिलेशंस को काफ़ी इंप्रूव करें। दोनों कंट्रीज़ ने अपना ऑब्जेक्टिव शेयर किया कि दोनों कंट्रीज़ व्यापार वगैरह को प्रमोट करेंगे, इन्वेस्टमेंट वगैरह को प्रमोट करेंगे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। साथ ही साथ डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर दोनों कंट्रीज़ काम करने वाली हैं। मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे, मतलब समुद्र वाले एरिया के अंदर दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करने वाली हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे। प्लस आतंकवाद के अगेंस्ट में दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करने वाली है।
प्लस यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने बोला है रिन्यूएबल के ऊपर काम करेंगे, मतलब जो पोल्यूशन है उसको खत्म करेंगे, और ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम करने वाले हैं। प्लस यहाँ पर एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करेंगे। दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर अग्री किया है कि हम कॉपरेशन बढ़ाएंगे, खासकर ई पेमेंट और ई बिजनेस के सेक्टर में हम लोग काम करने वाले हैं। एजुकेशन को लेकर कॉपरेट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आज का थंबनेल जो है वो इसी वाली लाइन के ऊपर है, वो ये है कि इंडिया ने एग्री कर लिया है कि हम लोग अपना खुद का एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोलेंगे यूएई के अंदर। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज का जो थंबनेल है वो इसी पॉइंट के ऊपर है कि भारत अपना पहली बार एक आईआईटी खोलने वाला यूएई के अंदर। आप कह सकते हो कि हम लोग आईआईटी को एक इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जा रहे हैं। प्लस उसके साथ साथ यहाँ पर जो बातचीत हुई है इसमें हेल्थ कोऑपरेशन को लेकर डिस्कशन किया गया। दोनों कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया है कि रिसर्च, प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। हेल्थ लोगों की कैसे इंप्रूव करी जा सकती है, प्लस कुछ ऐसे देश हैं जो कि हेल्थ सेक्टर में काफ़ी पिछड़े हुए हैं, उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। प्लस दोनों कंट्रीज़ फूड सिक्योरिटी को लेकर काम करेंगी। ये बताया गया कि यहाँ पर देखो आने वाले टाइम पर क्या है, हमारे इंडिया के जो फार्मिंग एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा डेवलप करेंगे और यूएई हमारा साथ देने वाला है। प्लस यूएई को हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पहुँचाने वाले भी हैं। प्लस दोनों कंट्रीज़ मिलकर अपने लोगों के स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और दोनों कंट्रीज़ के बीच में फिर कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हुआ है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दोनों साइड ने मिलकर यहाँ पर ये एग्रीमेंट कर लिया है। कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक टाइप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जहाँ पर जो एक्स्ट्रा चार्जेस, ड्यूटीज़ जब भी दो कंट्रीज़ के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस ड्यूटीज़ लगती हैं उनको माफ़ कर दिया जाता है। ये यहाँ पर इस प्रकार का एग्रीमेंट होता है। तो दोनों साइड के बीच में यहाँ पर जब एक्स्ट्रा चार्जेस ड्यूटीज़ को माफ़ कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और बताया गया ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है इसकी वजह से आने वाले टाइम पर इंडिया और यूएई का जो आज के टाइम पर व्यापार है वो $60 बिलियन का है, वो आने वाले 5 साल में बढ़कर $100 बिलियन का हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेपा एग्रीमेंट क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। आज के टाइम पर हम लोगों ने यूएई के साथ साइन कर लिया है। साथ ही साथ इंडिया ने इस सेपा एग्रीमेंट को साउथ कोरिया और जापान के साथ भी साइन कर रखा है, आप लोग को ध्यान रखना है। नाउ उसके बाद मैंने इंडिया और यूएई के करंट स्टेट रिलेशंस के बारे में आपको समझा रखा था कि एग्जैक्टली रिलेशंस आज के टाइम पर कहाँ पर बिलोंग करते हैं। दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत पुराने हैं। लगभग आप कह सकते हो कि एक रूलर हैं एच शेख जायन बिन सुल्तान अल नहयान, ये नाम है इनका। ये यहाँ पर एक तरीके से रूलर ऑफ अबू धाबी बने 1966 में, तब से रिलेशन काफ़ी इंप्रूव रहे। एग्जैक्टली 2019 में यूएई ने एक जायद जो मेडल है वो हम लोगों के एक तरीके से यूएई का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जायद मेडल। ये यहाँ पर मेडल हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया। और बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर काफ़ी फोकस किया है यूएई और इंडिया के रिलेशनशिप को लेकर। साथ ही साथ बताया गया भारत के प्राइम मिनिस्टर ने यूएई में विजिट किया था अगस्त 2015 में, आप लोगों को ध्यान रखना है। तब से हमारे रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहे हैं। प्लस इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में बात करें तो इंडिया यूएई का जो व्यापार है वो लगभग $60 बिलियन का है आज के टाइम पर, जिसको बढ़ाकर हम लोग $100 बिलियन का करेंगे आने वाले 5 सालों के अंदर। यूएई जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया का, आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत यूएई में काफ़ी सारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों करता है, ठीक है। तो आप लोगों को इसके बारे में भी ज़रूर ध्यान रखना है। कल्चरल रिलेशन के शिप के बारे में बात करें तो बहुत सारे कल्चरल टाइज हमारे देखने को मिलते हैं। हम लोगों ने दोनों कंट्रीज ने मिलकर एक कल्चरल एग्रीमेंट साइन किया था 1975 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जहाँ पर जो हमारी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि एक दूसरे की जो संस्कृति है वो हमारी काफ़ी हद तक शेयर की जाती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। फिर बात करें इंडियन कम्युनिटी को लेकर तो यूएई आज के टाइम पर घर बना हुआ है कि भारत के लगभग 2.6 मिलियन जो कम्युनिटी है वो आज के टाइम पर यूएई के अंदर देखने को मिलती है, तो आप लोग को ध्यान रखना है इसके बारे में भी, ठीक है। तो भारत के बहुत सारे लोग यूएई के अंदर आज के टाइम पर रहते हैं। क्लियर हुआ। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है यह बात करता है डेस्पोटिक नेचर ऑफ पीएमएलए। पीएमएलए का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। ये आर्टिकल बेसिकली आप कह सकते हो ये बात करता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मिसयूज़ को लेकर। पहले हम लोग समझते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, उसके बाद समझेंगे हम लोग ये आर्टिकल के अंदर क्या क्या बोला गया। देखो जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, नाम से पता चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है तो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। देखो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब व्हाइट मनी को ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो आपने पैसा कमाया है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से, गलत तरीके से पैसा कमाया, चाहे वो ड्रग की तस्करी कर कर, टेररिस्ट फंडिंग कर कर, तो गलत तरीके से पैसा कमाने के बाद अब उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, या आप लोग को ध्यान रखना है। तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है कि आपने डर्टी मनी को कन्वर्ट कर दिया है उसको एक लेजिटिमेट मनी पर, व्हाइट मनी में, इसको हम लोग बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2000 ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आपको ध्यान रखना है। और ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये 2002 के अंदर लाया गया था, लेकिन इसके अंदर कुछ बदलाव हुए हैं, संशोधन हुआ है 2012 के अंदर। अब जो बदलाव हुए हैं 2012 में वो कौन कौन से बदलाव हुए हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हुआ है
ठीक है। अब 2012 में पहला बदलाव ये हुआ कि पहले क्या होता था, पहले सिर्फ एक ही बंदे को टारगेट किया जाता था जिसने यहाँ पर अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पर मान लो एक पर्सन एक्स है और पर्सन वाई है, इसने बहुत सारा पैसा यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया वाई के अकाउंट में, ठीक है, वाइट मनी में कन्वर्ट करके। तो अब सज़ा पहले तो एक को होती थी, लेकिन अब दोनों को पनिशमेंट मिला करेगा। तो ये 2012 के अंदर बदलाव हुआ था। दूसरा बदलाव क्या हुआ कि अगर 10,000 रुपये का भी मिनिमम कोई केस निकल कर आता है, अगर 10,000 रुपये का भी यहाँ पर ये मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट क्या है, एक रेगोरस इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, जेल हो सकती है 3 साल की, और इसको बढ़ाकर 7 साल की किया जा सकता है। प्लस यहाँ पर इनके ऊपर फाइन भी लग सकता है। जो फाइन है वो बेसिकली पहले तो 5 लाख रुपए का लगाया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर इसकी कोई लिमिट नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए तक का भी फाइन लग सकता है इन लोगों के ऊपर, ठीक है, जो भी यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग करेगा। क्लियर हुआ? तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में आपने समझ लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्या होता है, दूसरा आपको एक चीज़ और समझनी है, वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का क्या काम है, ईडी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ईडी जो है इन्वेस्टिगेशन करता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर ये करता है। ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। अब है क्या, 1 मई 1956 की बात है, एनफोर्समेंट यूनिट बना था, ठीक है, और इसका नाम बाद में बदल दिया गया था 1957 में, मतलब अगले साल इसका नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया था, जिसका इन्वेस्टिगेशन करने का काम है। यानी कि जैसे मान लो कोई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, तो इस एक्ट को यहाँ पर लॉ को लागू करता है ये ईडी। तो ईडी का मेजर काम आपको पता चल गया। अब आता है न्यूज़ के ऊपर। पहले यहाँ पर बेसिक समझना था, तो बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर आर्टिकल में भी आपको समझाया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ओरिजिन कैसे हुआ, क्या है, प्लस आज के टाइम पर कंट्रोवर्सी क्या है। तो कंट्रोवर्सी के ऊपर आते हैं। कंट्रोवर्सी क्या है ना, कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आज के टाइम पर देख रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लग चुके हैं, मतलब काफ़ी सारे यहाँ पर इल्ज़ाम लगे हैं कि इसका मिसयूज़ हो रहा है, गलत तरीके से यूज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर साथ ही साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी आज के टाइम पर ये इसका गलत तरीके से यूज़ कर रही है। तो गलत तरीके से यूज़ क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने का काम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर केसेस देखता है किसको लेकर, कि भाई जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको खत्म किया जाए, जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है उसको रोका जाए, उसको लेकर ये काम करता है। लेकिन आज के टाइम पर ये अपने काम से भटका पड़ा है, ठीक है। ऐसा बताया जाता है करेंटली जो भी ऑफेंसेस जो भी यहाँ पर ये देख रहा है ना, वो सब इससे एक्ट के अंदर आ ही नहीं रहे हैं। जो बहुत सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं, ना ही वो नारकोटिक्स से रिलेटेड है, ना ही वो ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड है। तो ऐसे केसेस यहाँ पर ये देखता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मतलब जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ठीक है, तो इसको जिस काम के लिए बनाया गया है वो वाला काम नहीं कर रहा है, आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। साथ ही साथ क्या बोला गया कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनफैक्ट यहाँ पर बोला गया, देखो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक रिपोर्ट तैयार करता है, एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। जैसे एफआईआर होती है ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसी प्रकार से ये ईसीआईआर भी होता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं एक इंटरनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब क्या होता है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये बेसिकली ये जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है, ये एक्यूज पर्सन को दे नहीं रहा, जिसके ऊपर ये रिपोर्ट तैयार की गई है उसके ऊपर यहाँ पर मतलब उसको ही ये रिपोर्ट दी नहीं जा रही है, ऐसा बताया गया। और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो अपने आप को एक अलग ही लेवल का बॉडी समझने लगा है, क्योंकि आज के टाइम पर वो अपने हिसाब से जिसको भी रजिस्टर करना चाहता है उसको रजिस्टर कर रहा है, अपने हिसाब से जिसके ऊपर ये रिपोर्ट मतलब जारी करना चाहता है वो रिपोर्ट जारी कर रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर लैक ऑफ क्लैरिटी है, मतलब कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो अपने हिसाब से केस सेलेक्ट कर रहा है कि किसकी इन्वेस्टिगेशन हमें करनी है, किसकी नहीं करनी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब ख़राब सी हो चुकी हैं, इसका बहुत गलत यूज़ हो रहा है। लाए हम किस और पर्पज़ से थे, आज अपने लेवल पर ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यहाँ पर मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को सेट करके कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो लिबर्टी वगैरह है लोगों की, मतलब जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक लिबर्टी है, तो उसकी लिबर्टी को काफ़ी बड़ा खतरा पहुँच रहा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैंने आपको समझा दिया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, इसको इनैक्ट किया था 2002 में, इस एक्ट के बारे में समझाया गया। प्लस आज के टाइम पर कंट्रोवर्सी क्या है वो मैंने आप लोग को बता दिया, क्या क्या आर्गूमेंट्स उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उठाए कि भाई इसका गलत यूज़ कैसे कैसे हो रहा है। मैंने आपको बताया एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में, जो कि बिल्कुल एफआईआर की तरह होती है, एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ये यहाँ पर एक्यूज पर्सन को दिया ही नहीं जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टर अपने आप को एक एक्सेप्शनल तरीके से ट्रीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो केसेस है वो अपने हाथ से खुद से देख रहा है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी पर्सन है, जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो खुद चला रहा है, और उसके बाद भी यहाँ पर हो क्या रहा है कि अपने हिसाब से जैसे काम करना चाहिए था उस प्रकार से कर नहीं रहे, ये यहाँ पर बताया गया। और साथ ही साथ जो पीएमएलए है, पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यहाँ पर ये भी मतलब जो केसेस इनको देखने चाहिए थे, जो इनके अंडर के केसेस है वो देख नहीं रहे, अपने केसेस से बाहर वाले दूसरे केसेस देख रहे हैं,
ठीक है। तो ये यहाँ पर ये मतलब क्वेश्चन उठाया गया है इन दोनों बॉडीज़ के ऊपर। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ना भी कुछ आर्टिकल्स थे, इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पा रहा था। तो क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारा यूनियन बजट है टू द पार्लियामेंट, इसके प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है? तो उसका करेक्ट आंसर है आंसर बी। आंसर बी बोलता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन चीज़ों को मेंटेन करता है। तो गाइज़ यहाँ पर सब कुछ कवर किया हम लोगों ने। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो चुका है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे एडिटोरियल्स वगैरह भी डिस्कस किए हैं। सब कुछ हमने कवर कर लिया इस पूरे न्यूज़पेपर का। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।